हे गाइस, स्वागत है तुम्हारा एक नई सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर हम एक डिलीवरी बॉय को देखने वाले हैं जिसके पास पावर होती है कि वो फ्यूचर को भी देख सकता है, साथ में वो गोस्ट वगैरह को भी देख सकता है। तो अचानक वो एक लड़की से मिलता है और कैसे वो अपना हैरम बनाता है, और बहुत ज्यादा ये फनी और हैरम वाली सीरीज होने वाली है, तो मजा आएगा तुम्हें। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में हम लोग हमारे मेन हीरो बे को देखते हैं, जो कि अपना फ्यूचर देखते हुए बोलता है कि हेवन और अर्थ मुझे बता रहे हैं कि आज का दिन मेरा खराब होने वाला है। एंड वो बताता है कि मेरा नाम बे है और मैं 22 साल का हूँ। जैसा कि आप मुझे देखकर बता सकते हो कि मैं एक डिलीवरी गाय हूँ जो कि फ्यूचर भी देख सकता है, बट अभी के टाइम पर मेरा दिन कितना ही ख़राब हो, मुझे काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तभी वो एक कुत्ते को देखता है जो उसकी गाड़ी के ऊपर मूत रहा होता है। उसे देखने के बाद बे बोलता है कि सच में आज का दिन तो ख़राब है, मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। तभी वो बिल्ली को देखते हुए बोलता है कि अगर तू यहाँ से नहीं भागा तो मैं तेरा हॉट डॉग बना दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो कुत्ता भी डर के वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि बे ने उसकी पिटाई भी कर दी है। बे बोलते हैं एक नया डिलीवरी ऑर्डर आ गया, मुझे जल्द जल्द वहाँ पे जाना पड़ेगा। एंड वो बोलता है कि डिलीवरी करना बहुत ज़्यादा ही ईजी लग रहा होगा आपको, बट इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा गोस्ट और मॉन्स्टर है। और हम लोग देखते हैं कि एक हंगरी मॉन्स्टर उसके पीछे लगा होता है, एंड वो बोलता है कि मुझे ये सारा खाना दे जो भी तुम लेके जा रहे हो। बट पीछे से कार्निवोरस गोस्ट आता है, वो उस हंगरी गोस्ट को खा जाता है। बे ये सब कुछ देखने के बाद वो बोलता है कि यार तुम्हारी वजह से मैं डिलीवरी के लिए लेट हो जाऊंगा, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। फिर वो बोलता है कि बॉस मैं आ गया, जल्दी से मुझे डिलीवरी का सामान दे दो जो कि मुझे ऑर्डर करना है। तभी जो उसका बॉस होता है वो आता है, वो बोलता है ये लो सामान, और मैंने तुम्हारी बाइक के अंदर रख दिया है, अब तुम इसको लेके जा सकते हो। और ये कहने के बाद बे वहाँ से निकल जाता है। बे बोलता है कि मैं असल में एक ऐसी कंपनी के अंदर काम करता हूँ जहाँ पर हम गोश्त वगैरह को खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एंड अभी मैं डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ। तभी अचानक हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी कोई इज्जत लूट रहा होता है, एंड वो लड़की चिल्ला रही होती है और इसका नाम क्वीन होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि असल में उस लड़की की कोई इज्जत नहीं लूट रहा था, असल में यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। और जो एक्टर होता है वो बोलता है कि जितना तुम्हें चिल्लाना है चिल्ला लो, कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। और जो क्वीन होती है वो बोलती है कि कोई तो बचाओ। और तभी जो एक्टर होता है उसके और भी ज़्यादा पास आने लग जाता है, एंड वो बोलता है कि बेबी पास आओ ना। एंड वो अपने मन में सोचता है कि अभी हम फिल्म ज़रूर बना रहे हैं, मेरे पास फिर भी एक अच्छा मौका है इसका फ़ायदा उठाने का। एंड ये सब कुछ देखने के बाद जो क्वीन होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये ठरकी इंसान तो मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। एंड वो सच में चिल्लाने लग जाती है, एंड वो बोलती है कि डायरेक्टर प्लीज़ मुझे हेल्प करो, ये कुछ ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर रहा है। तभी ये सब कुछ देखने के बाद डायरेक्टर और क्रू मेंबर्स की भी राल टपक रही होती है, एंड वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हें जितना चिल्लाना चिल्ला लो, ये सीन तो मस्त हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एंट्री होती है बे की, और बे को यहीं पर डिलीवरी करनी होती है। एंड जैसे ही वो अपनी बाइक को हवा में उछालता है, ये देखने के बाद वेक्टर भी हैरान होता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरे पल जो बे की बाइक का जो टायर होता है वो उसके मुंह पे लगता है। बे एकदम साउथ इंडियन एक्टर की तरह एंट्री मारता है, एंड वो बोलता है कि मैं कैसे चुपचाप खड़ा रह सकता हूँ जब एक मासूम लड़की की यहाँ पर इज्जत लूटी जा रही है। बे को देखने के बाद क्वीन पूरी तरह से इंप्रेस होती है एंड ब्लश भी कर रही होती है। तभी डायरेक्टर चलाते हुए बोलता है कि ए लड़के तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू यहाँ पर गड़बड़ कैसे खड़ी कर सकता है। तभी बे बोलता है मैं तो यहाँ पर खाना डिलीवरी करने के लिए आया था, पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर फिल्म की जगह यहाँ पर एक लड़की का फायदा उठाया जा रहा है, क्या तुम इसे कोई पॉर्न वीडियो बना रहे हो क्या। ये बात सुनने के बाद सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि ये कैसे पूरी फिल्म को तबाह कर सकता है। बट जब जो बे होता है वो अपना खाना रखता है वहाँ से जाने लग जाता है। तभी पीछे से क्वीन बोलती है कि थैंक यू सर, आपने मेरी हेल्प करी। तभी वो जैसे क्वीन को दिखता है, एंड वो अपने मन में सोचता है कि इस लड़की के अंदर से तो एक अजीब सा ओवर आ रहा है, इसके अंदर तो डुएल हो रहा है, क्या ये भी कोई गोस्ट है या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। एंड वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, तो बे को पता चलता है कि जो क्वीन है वो एक गोस्ट है, एंड वो अंडरवर्ल्ड से आई हुई है। बट वो ये भी पता लगाता है कि उसके ओरा से कि उसके अंदर कोई भी नेगेटिव ओरा नहीं है या फिर कोई भी इविल इंटेंशन नहीं है, जिसकी वजह से वो इविल स्पिरिट तो नहीं हो सकती। फिर भी बोलता है कि क्या तुम किसी की बॉडी में रह रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। ये बात सुनने के बाद क्वीन बोलती है कि क्या तुम मुझे देख के बता सकते हो कि मैं गोस्ट हूँ। तब बीबे बोलता है कि हाँ मैं बता सकता हूँ, और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल गोस्ट यहाँ पर क्या कर रही है। वैसे इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर तुम जैसी गोस्ट के लिए रहना भी मुश्किल होगा, इस बारे में मैं जानता हूँ, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा तुम्हें सर्वाइव करने के लिए। एंड वो उसका हाथ पकड़ लेता है। क्वीन बोलती है आखिर तुम मुझे कहाँ लेके जाने की बात कर रहे हो। तभी जो बे होता है उसे अपने कंधे पे उठा लेता है, वो भी कुछ अलग तरीके से। एंड वो बोलता है कि चलो पहले तुम्हें एक सेफ प्लेस पे लेके जाते हैं। एंड वो अपने मन में सोचता है कि जो फीमेल गोस्ट होती है वो बाकी गोस्ट से अलग होती है,
होती है क्योंकि इनका जो ओरा होता है वो किसी और की बॉडी में कब्जा करने के बाद ही बाहर निकलता है। तो मुझे इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। और वो उसे अपनी बाइक पे बैठाता है और हेलमेट पहनाने के बाद बोलता है कि अब मुझे टाइट से पकड़ लो। एंड ऐसा ही क्वीन करती है एंड वो बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा फास्ट ला रहे हो, थोड़ी मंदी कर लो। एंड उसके कपड़े पूरी तरह फटे होते हैं। एंड यहाँ पर हमारा हीरो अपनी हीरोइन को लेकर जा चुका है और डायरेक्टर पे चलाता रहता है, ए तुम कहाँ जा रहे हो बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी जो बे होता है वो क्वीन को अपने घर पे ले आता है। वो बोलते हैं घर पे आ चुके हैं। तभी क्वीन बोलते हैं कि आखिर तुम मुझे अपने घर पे क्यों लेके आए हो। तभी जो बे होता है वो बोलता है आखिर अडल्ट एक दूसरे के घर पे क्या करने के लिए जाते हैं, तो जरूर हम कुछ काम के लिए आए होंगे। ये बात सुनने के बाद क्वीन के अंदर बहुत ज्यादा ही हरामी थॉट्स आने लग जाते हैं। एंड वो बोलते हैं कि मेरे साथ कुछ भी गलत करने की सोचना मत, मैं एक फीमेल गोस्ट हूँ, तुम्हें पता नहीं कि गोस्ट कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी से अंदर जाओ और पहले नहा लो, उसके बाद हम बात की चीजें बात करेंगे। ये बात सुनने के बाद जो क्वीन होती है वो बोलती है क्या मैं नहा लूं। एंड वो अपने कपड़े उतार कर बोलती है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने पीछे बार भी मुड़ के देखा तो मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दूंगी, अपनी लाइन में रहना। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि अरे तुम उसकी चिंता मत करो, बाथरूम उस साइड है। एंड जैसे वो पीछे घूमता है तो गलती से क्वीन को कम कपड़ों में देख लेता है। ये देखने के बाद क्वीन को गुस्सा आ जाता है। वो बोलते है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा देखने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी जो बे होता है वो इतनी ज्यादा खूबसूरती देख रहता है कि उसकी नाक में से खून निकलने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम तो पहले मेरी काफी अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करते, अब देखो तुम कैसी बातें कर रही हो। एंड वो बोलता है कि जन्नत तो यही है, मजा आ गया। एंड वो बोलता है कि मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ, तुम नहा लो। क्वीन बोलती है कि ध्यान रखना कि तुम्हें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देखना है। तभी जो बाय होता है वो बोलता है कि मैं एक जेंटलमैन हूँ और मैं तुम्हें कभी भी इस हालत में नहीं देखना चाहूंगा। और हम लोग देखते हैं कि क्वीन नहाने लग जाती है। तभी एक चिल्लाने की आवाज आती है। इस चिल्लाने वाली आवाज को सुनने के बाद बाय को क्वीन की चिंता होती है एंड वो बोलती है आखिर क्या हो गया। और वो बाथरूम के अंदर चला जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्वीन का पैर फिसल जाता है एंड वो बोलती है कि तुम्हारा बाथरूम इतना ज़्यादा स्लिप क्यों कर रहा है, मैं तो गिर गई। और हम लोग देखते हैं कि क्वीन बिना कपड़ों के होती है। ये देखने के बाद वे अपना मुंह छुपाते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं करना चाहता था, बट क्या तुम ठीक हो। तभी क्वीन अपने आप को ढकते हुए बोलती है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो। तभी बे बोलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, मैं तो अंधा इंसान हूँ, एक अंधा आदमी कैसे किसी को देख सकता है। तभी क्वीन बोलती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनना चाहते हो, भूलो मत कि मैं गोस्ट हूँ। एंड वो उसको मारकर वहाँ से भगा देती है। एंड वो बोलते तुम तो बहुत ज़्यादा ठरकी हो। बे बोलता है कि अरे यार मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी नहाने लग जाओगी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बुद्ध की मूर्ति थी वो हंसने लग जाती है। तभी जो क्वीन होती है वो अपने कपड़े बदल कर बाहर आ जाती है एंड वो बोलती है कि आखिर तुम बाथरूम में घुसने वाले थे तो तुमने पहले नो क्यों नहीं करा, और फिर तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा पर्पस नहीं था। तभी वे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम पे ऐसे नज़र रखने के लिए आया हूँ। तभी ये बात सुनने के बाद क्वीन बोलती तो आखिर तुम मुझ पे नज़र नहीं रखना चाहते तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो। तभी बे बोलता है कि मैं एक जेंटलमैन हूँ, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थे, वैसे मैं जानना चाहता था कि आखिर तुम अंडरवर्ल्ड में क्यों नहीं गई और तुम्हारा क्या पर्पस है कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर अभी भी हो। ये बात सुनने के बाद क्वीन अपने बारे में बताती है कि उसका नाम क्वीन है और वो नॉर्थन सोंग डायनेस्टी में पैदा हुई थी जहाँ पर उसके फादर गाओ थे जो कि प्रिंस थे डोंगपिंग के। मैं अपने फादर की यंगेस्ट डॉटर थी और जब मेरी 19 साल की उम्र हुई तो मेरी शादी हो गई जनरल मू रैंक के साथ। बट मैंने नहीं सोचा था कि अचानक एक असासियन आकर मुझे मार डालेगा। जब से मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं अंडरवर्ल्ड में नहीं जाऊंगी और पता लगाऊंगी किसने मुझे मारा है। एंड वो गुस्से में सब कुछ बोल रही होती है। ये देखने के बाद बे अपने मन में सोचता है कि सच में जो उसकी पावर है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी वो अपनी पैंट में से कुछ कॉइन को बाहर निकालता है एंड हवा में टॉस करते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है। एंड वो बोलता है कि 3 एम्पर कॉइन अब्जॉर्व, जिससे जो क्वीन की जो पावर बड़ी होती है वो कम होने लग जाती है। ये देखने के बाद क्वीन बोलते तो बहुत ज़्यादा पावरफुल मैजिक है। तभी बे बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी सिचुएशन समझ रहा हूँ, बट इस बात को समझो अगर तुम अंडरवर्ल्ड में नहीं जाओगे तो यहाँ पर ऑफिशियल्स आ जाएंगे, वो तुम्हें ढूंढने के लिए आएंगे और अगर उन्हें पता चला कि तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा सफ़र करोगे और तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। तभी क्वीन बे के पास जाते हुए बोलती है कि तुम्हारा मैजिक बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। एंड वो बोलती है कि तुमने मेरी पहले भी जान बचाई है जब मैं सेट के अंदर थी और तुम ही हो जो मुझे मदद कर सकते हो उस किलर का पता लगाने के लिए जो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर है जिसने मुझे मारा है। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। ये सब कुछ देखने के बाद बे अपने मन में सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, ये लड़की मुझसे ऐसे मदद मांग रही है कि मैं मना नहीं कर पा रहा। तभी बे बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। ये बात सुनने के बाद क्वीन बोलती है कि
थैंक यू सेवियर। तभी बे बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बट तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और तुम किसी को हार्म भी नहीं करोगी। एंड बे साथ में ये भी सोचता है कि इसका जो ओरा है वो अदर गोस्ट से अलग है, अगर ये मेरे साथ रहेगी तो मैं और भी सीक्रेट जान पाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जो बे की मूर्ति होती है वो अचानक डरने लग जाती है। ये देखने के बाद बे भी समझ जाता है कि यहाँ पर अंडरवर्ल्ड से कोई आ रहा है एंड वो बोलता है खतरा हो चुका है। तभी दीवार तोड़ते हुए अंडरवर्ल्ड का ऑफिसर आ जाता है। ऑफिसर बोलता है कि क्वेन, तुमने अंडरवर्ल्ड से एस्केप करा है और तुम एक जिंदा इंसान की तरह इस वर्ल्ड में रह रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए आया हूँ। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि अरे अरे रुक जाओ ऑफिसर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप इस लड़की को नहीं छोड़ सकते क्या। ये बात सुनने के बाद वो ऑफिसर बोलता है आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। तभी बे बताता है कि ये मेरी वूमेन आज से, तो इसलिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं दे सकता। ये बात सुनने के बाद ऑफिसर बोलता है कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो एंड वो सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। बे क्वीन के साथ अपने आप को बचा लेता है उसके अटैक से। एंड जो ऑफिसर होता है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ड्यूटी के टाइम पर बीच में आने की, एंड दोबारा हमला करने के लिए बढ़ता है। जैसे ही वो अपना चाबुक सा मारता है उसके अंदर स्नेक होता है एंड वो उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। बे बोलता है कि तुम हमें कभी भी हर्ट नहीं कर पाओगे जब तक मैं हूँ। एंड फिर वो अपनी उस मूर्ति को उठाता है एंड वो बोलता है कि स्कांडा यहाँ पर आओ। एंड हम लोग देखते हैं कि वो मूर्ति बुद्धा में चेंज हो जाती है एंड वो बोलती है कि ईवल स्पिरिट यहाँ से चली जाओ। हमले के बाद ऑफिसर की भी बुरी हालत हो जाती है एंड वो अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी पावरफुल मैजिक है, इस किड के पास तो इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो डिवाइन स्पिरिट को भी कमांड कर पा रहा है। तभी वो अटैक करना रोक देता है। तभी बाय बोलता है कि ऑफिसर, जैसा कि तुम देख सकते हो हम एक दूसरे के कलीग्स हैं, तो क्या तुम मेरे लिए इस लड़की को नहीं छोड़ सकते। ये बात सुनने के बाद वो ऑफिसर बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं अपने ऑफिशियल बिजनेस काफ़ी ईमानदारी से करता हूँ और मैं कभी भी रूल नहीं तोड़ता। ये बात सुनने के बाद बे अपने पास से कुछ पैसे निकालता है एंड वो बोलते है कि आप रूल तोड़े जा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद ऑफिसर बोलता है कि क्या तुम ये पैसे दिखाकर ऑफिसर का टेस्ट ले रहे हो, बट मैं इस टेस्ट के अंदर फेल नहीं होऊंगा। तभी जो बे होता है वो अपने पास से एक लड़की का पिलो निकालता है एंड वो बोलता है कि क्या ये सही रहेगा। ये बात सुनने के बाद जो ऑफिसर होता है उसकी भी नीयत बिगड़ जाती है एंड वो बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लड़की है। एंड वो उसके पास आते हुए बोलता है कि वैसे हम एक दूसरे के कलीग्स हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली बात कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहता था, बट अभी के टाइम पर मेरे घर के बेड के अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जिससे मैं गर्म रह सकूँ, तो क्या तुम मुझे ये दे सकते हो। एंड वो अपने मन में ये भी सोचता है कि बे का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा ही है, अगर मैं उसके साथ हेड ऑन फाइट करूँगा तो शायद मैं उसे जीत ना पाऊँ, इसलिए अच्छा होगा कि मैं उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बना लूँ ताकि मैं इससे भी कुछ फ़ायदा कर सकूँ। बे क्वीन को इशारा करता है कि यहाँ पर सब कुछ संभाल लिया है एंड हम लोग देखते हैं कि ऑफिसर उस पिल्लो को लेकर वहाँ से चला जाता है एंड वो बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ ब्रो, अपना टाइम एंजॉय करना और कभी मेरे साथ ड्रिंक पे भी आना। फिर उसके बाद क्वीन भी उसका शुक्रिया करती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। तभी बे बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मैं अपनी वर्डिंग पे रहूंगा। और वैसे भी अभी के टाइम पर मैं तुम्हारे बारे में और कुछ जानना चाहता हूँ, साथ में अगर तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो तुम मुझे कंपनसेशन के तौर पर 8-10 हज़ार रुपये दे सकते हो। ये बात सुनने के बाद जो क्वीन होती है वो बोलती है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है बट मेरे पास और कुछ है आपको रीपे करने के लिए। एंड वो अपने कपड़ों को ढीला करने लग जाती है और वो बे के पास आती है। ये देखने के बाद बे भी हैरान होता है एंड वो मुंह फेरते हुए बोलता है कि मैं पहले ही कह चुका हूँ मैं एक जेंटलमैन हूँ, अगर तुमने मेरे साथ ऐसे बदतमीजी करी तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। ये सब कुछ देखने के बाद क्वीन अपने मन में सोचती है कि मैं सिर्फ इसका कैरेक्टर चेंज करना चाहती थी, सच में ये बंदा तो ट्रस्ट करने के लायक है। तभी बे एक टिश्यू पेपर को लेता है एंड वो अपना खून साफ कर लेता है नाक से। ये देखने के बाद क्वीन बोलती है कि सेवियर आखिर क्या हुआ। तभी बे झूठ बोलता है एंड वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बाहर हवा तेज चल रही थी जिसकी वजह से मेरी नोज ब्लीडिंग होगी और हमें पता है कि ये नोज ब्लीडिंग क्वीन को इस हालत में देखने की वजह से हुई है। ये बात सुनने के बाद क्वीन भी हैरान होती है। तभी बे का फोन बजता है, फोन को उठाता है बे एंड वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा ये फोन बज गया, वरना मैं सोच नहीं पा रहा था कि कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलता। तभी उसके फोन से कुछ अजीब आवाजें आती है। देखने के बाद बे बोलता है कि लिंग लोंग क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या तुम कुछ बोल सकते हो। तभी उसका फ़ोन कट जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद क्वीन बोलते हैं कि मैंने इस फ़ोन में से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनी, क्या सब कुछ ठीक है। तभी बे बोलता है कि मुझे तो लगता है कि लिंग लोंग के साथ कुछ हो गया है। ये बात सुनने के बाद क्वीन बोलती है आखिर ये लिंग लोंग कौन है। तभी जो बे होता है वो अपने पास से कुछ कॉइन को निकालते हुए हवा में टॉस करता है एंड वो बोलता है कि वो मेरी एक फ्रेंड है, मेरी फॉर्मर कलीग।
ये बात सुनने के बाद क्वीन बोलती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। बे बोलता है कि बस तुम देखते जाओ एंड वो अपना एक मंत्र पढ़ता है। जैसे वो मंत्र पढ़ता है तो वो देख पाता है कि लिंग लोंग कहाँ पर है एंड वो बोलता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया, चलो मेरे साथ चलो, हमें टैंग डायनेस्टी में जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक गोस्ट एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात सुनने के बाद क्वीन बोलती है कि क्या तुम ऐसे लोगों को ढूंढते हो। तभी हम लोग देखते हैं कि वे दोनों स्कूटर से जा रहे होते हैं। बे बोलता है कि अच्छा होता है कि तुम घर पे रुक जाती, आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तभी क्वीन बताती है कि घर पे बहुत ज़्यादा डेंजरस माहौल है और वैसे भी अगर कोई ऑफिसर वहाँ पर आ गया तो मैं सेफ नहीं रह पाऊंगी, इसीलिए अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। ये बात सुनने के बाद बे भी हैरान होता है और फिर हम लोग देखते हैं कि मौसम ख़राब होता है और उस जगह पर बे और क्वीन पहुंच जाते हैं। बे बोलते हैं कि मेरे साथ रहना। ये बात सुनने के बाद क्वीन बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, वैसे यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक गोस्ट है। तभी वे कमरे के पास पहुंचते हैं जहाँ पर आवाज आ रही होती है कि बचाओ बचाओ। ये बात सुनने के बाद बे भी दौड़ता है एंड वो बोलता है कि ये तो लिंग लोंग की आवाज है एंड वो बोलते हैं कि क्या वो अंदर है। तभी गेट टूटता है। ये देखने के बाद क्वीन बोलते हैं कि ये तो ओरा बहुत ज्यादा फेमिलियर है और जैसे ही बे उसके अंदर जाता है वो देखता है कि एक गोस्ट कोई बच्चों को परेशान कर रहे होता है एंड वो बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते एंड वो बोलता है कि तुम मेरे लिए अपनी कुर्बानी दे दो ताकि मैं रिकार्नेट कर पाऊँ। वो गोस्ट लिंग लोंग की तरफ बढ़ता है एंड वो बोलता है कि शुरुआत तुमसे करते हैं। तभी बीच में बे आता है एंड वो लिंग लोंग को बचा लेता है। वो बोलता है कि लिंग लोंग तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। लिंग लोंग बोलते है भाई तुम यहाँ पर आ गए। भाई बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें ढूंढ लिया और जितनी जल्दी हो सकता था मैं यहाँ पर आ गया और मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है। ये बात सुनने के बाद उस गोस्ट को गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बलि के बीच में आने की, मैं रिकार्नेट नहीं हो पाऊंगा अगर मैंने बलि नहीं दी। एंड वो गुस्से के साथ बे के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है एंड वो बोलता है कि आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। बे भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गोस्ट का अटैक को रोक लेता है। गोस्ट भी हैरान होता है कि कैसे बे के पास इतना ताकत है। तभी इतनी देर में बे उसके पेट में एक लात मारता है एंड वो बोलता है कि रिकार्नेशन करने के भी कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें तुम फॉलो नहीं कर रहे हो और एक लात की वजह से जो गोस्ट होता है वो पीछे जा गिरता है। बे बोलता है कि तुम अपने रिकार्नेशन के लिए किसी भी इनोसेंट बंदे को बिल्कुल नहीं मार सकते, तुम तो हेल में जाओगे। सभी लोग बोलते हैं कि कैसे बे के पास इतना ताकत है कि वो आसानी से गोस्ट को भी मार सकता है, हम बच सकते हैं, हमारे पास अभी भी चांस है। तभी लिंग लोंग बे के पास आती है एंड वो बोलती है कि बे वो अभी भी जिंदा है। बे बोलता है कि तुम चिंता मत करो मैं यहाँ पर हूँ। तभी गोस्ट अपनी और पावर रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग हमेशा जस्टिस के बारे में बात करते हो बट तुम्हारे अंदर भी कुछ कालापन है, यानी कि तुम्हारे अंदर भी बुरे थॉट्स है और उन्हें मैं बाहर निकालने वाला हूँ। इस ओरा को देखते हुए क्वीन अपने मन में सोचती है कि इस ओरा को मैं जानती हूँ, मैंने ये ओरा महसूस करा है। तभी जो गोस्ट होता है वो अपनी पूरी पावर रिलीज करते हुए बोलता है कि अब तुम देखना कि मैं तुम्हारी कैसे सोल को खा जाऊंगा। और जिसके मन में थोड़ी बहुत भी बुराइयाँ होती है उनकी वो सोल वो गोस्ट ले पा रहा होता है, जिसमें उसके सारे दोस्त और लिंग लोंग भी आ जाती है। ये देखने के बाद बे भी हैरान होता है एंड वो उनमें सोचता है कि मुझे इस गोस्ट को कैसे न कैसे करके रोकना पड़ेगा। एंड वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। तभी बे थोड़े बहुत कपड़े लिंग लोंग के फाड़ता है एंड उसके ऊपर अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए एक सिंबल बना देता है, जिसकी वजह से उसकी जो सोल होती है वो नहीं जा रही होती है। गोस्ट बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार्नेशन के प्लान के अंदर बीच में आने की। एंड वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बे के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। तभी बे अपने बुद्धा को बाहर निकालता है और वो उस गोस्ट को नीचे डाल देता है। ये देखने के बाद लिंग लोंग बोलते कि बे शुक्रिया तुम्हें मुझे बचाने के लिए। तभी बे बोलता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया बाद में लूंगा, पहले मुझे इसको खत्म करना पड़ेगा। एंड वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस गोस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो एक तलिस्मान को निकालता है। वो तलिस्मान को देखने के बाद वो गोस्ट बोलता है कि ये टेक्निक तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आखिर तुम इतने पावरफुल मैजिक को कैसे जानते हो। तभी भी बोलता है कि ये छोटी मोटी स्पेल्स है जो कि मेरी फैमिली ने मुझे जनरेशन टू जनरेशन पास करी है। तभी बीच में क्वीन आ जाती है एंड वो बोलती है कि प्लीज उसे छोड़ दो, मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ कि आखिर इसके अंदर जो ओरा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जब मैं मरी थी तो यही ओरा मेरे सामने आया था। ये बात सुनने के बाद बे बोलते कि अच्छा ऐसी बात है। तभी क्वीन बताते हैं कि हाँ ऐसी बात है। फिर जो बे होता है वो बोलता है कि देखो तुम्हें अब सब कुछ इस ओरा के बारे में बताना पड़ेगा वरना देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तभी गोस्ट बोलता है कि मैं इस ओरा के बारे में कुछ नहीं जानता। तभी बे बोलता है क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। गोस्ट बोलता है कि मैं जानता हूँ आपकी ज़्यादा ताकतवर, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, सच में मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तभी क्वीन बताती है कि मैंने इस ओरा को 1000 साल पहले स्मेल करा था, तुम जल्दी बताओ। ये बात सुनने के बाद गोस्ट बोलता है क्या 1000 साल पहले, 1000 साल पहले मुझे कुछ याद आ रहा है कि मैं कैसे रिकार्नेट होने वाला था और मैं अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलने वाला था। तभी अचानक किसी पावर ने मुझे खींच लिया और मेरा जो रिकार्नेशन का तरीका था वो फेल हो गया, जिसकी वजह से अब मैं इस दुनिया में भटक रहा हूँ अपने रिकार्नेशन के लिए ताकि मेरा पुनर्जन्म हो सके।
और ज़रूर जो और आप महसूस कर रहे हो वो उसी बंदे का होगा। ये बात सुनने के बाद क्वीन बोलती है कि बे, तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पता लगाओ ना कि वो बंदा कहाँ है, क्योंकि तुम ओरा से उसकी लोकेशन पता लगा सकते हो। प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए मेरे किलर को ढूंढ सकते हो। बे बोलता है कि हाँ मैं ट्राई करता हूँ। एंड फिर से वो अपना मंत्र पढ़ने लग जाता है। तभी उसे पता चल जाता है कि वो ओरा किसका है। एंड वो बोलता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। फिर जैसे उस बंदे की छवि बे के सामने आती है, वो बंदा अटैक करके उस पूरे मैजिक को तबाह कर देता है और जो कॉइन होते हैं बे के वो नीचे गिर जाते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद क्वीन बोलती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, क्या तुम उसका फेस नहीं देख पाए। तभी बे बोलता है कि लगता है उसे पता चल गया कि मैं उसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसने बीच में इंटरप्ट कर दिया। क्वीन बोलती है क्या तुम अब उसे नहीं ढूंढ पाओगे। बे बोलता है कि मैं इस तरीके से उसे नहीं ढूंढ सकता, बट अभी भी मेरे पास और भी तरीके हैं जिससे मैं उसे ढूंढ सकता हूँ, तो तुम चिंता मत करो और तुम्हें इतना ज़्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है, बट इसको ढूंढने में थोड़ा और टाइम लगेगा। तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो गोश्त वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी बे उसे पीछे से रोक लेता है एंड वो बोलता है कि तुमने इतने सारे इनोसेंट लोगों को मारा है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जान दे सकता हूँ। तुम्हारी डेस्टिनेशन हेल के अंदर है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। पीछे से लिंग लोंग भी बोलती है कि इसने मेरी कलिग्स की सोल्स भी ले ली है, हमें वो भी वापस लेनी पड़ेगी, हम इसे जाने नहीं दे सकते। गोस्ट बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी जो बे होता है वो अपना तलिस्मैन उसके ऊपर रख देता है, जिसकी वजह से जितनी भी सोल उसने खाई थी वो सारी वापस चली जाती है। एंड वे लोग खड़े भी हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तभी बे अपने पास से पोतली निकालता है और उस पोतली के अंदर उस गोश्त को कैद कर लेता है। एंड वो बोलता है कि अब चिल्लाना बंद करो, अब तुम हेल में जाने वाले हो। फिर वो अपने तलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए एक पोर्टल खोल लेता है। ये देखने के बाद क्वीन बोलती है कि सेवियर आखिर ये आप क्या कर रहे हो। तभी बे बोलता है कि मैं इसे अंडरवर्ल्ड के ऑफिशियल्स को दे रहा हूँ। तभी अंडरवर्ल्ड का ऑफिशियल आता है जो कि पहले क्वीन को पकड़ने के लिए आया था। एंड वो बोलता है हे ब्रो, तुम यहाँ पर फिर से मुझे क्यों बुलाया आपकी बार। तभी भी बोलता है कि मैंने एक भूत को पकड़ा है तुम्हारे लिए और तुम्हारा काम कर दिया। ये बात सुनने के बाद वो ऑफिशियल बोलते तुम तो कमाल के हो, वैसे मुझे अपनी परफॉर्मेंस दिखानी थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी बे बोलता है आखिर तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है। तभी वो ऑफिशियल बोलता है कि अरे वो तुम्हारा गिफ्ट इतना अच्छा था कि मैं रात भर सो ही नहीं पाता, पता नहीं क्या कर रहा था मैं उसके साथ। बे बोलता है कि अरे तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम इस बंदे को जानते हो। और उस बंदे की वो चेहरा दिखाता है। तभी उसे देखने के बाद वो ऑफिशियल बोलता है कि हम भी इसको ढूंढ रहे काफ़ी दिनों से, क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड से भागा हुआ है। ये बात सुनने के बाद क्वीन एक्साइटमेंट के साथ बोलती है कि आखिर वो कौन है और वो उसका नाम क्या है। तभी वो ऑफिसर बोलता है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, बट हमारी टीम उसे ढूंढ रही है और वो 2 दिन पहले कैंगलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा था, मे बी वो उसके आसपास हो। ये बात सुनने के बाद क्वीन वहाँ से भागते हुए बोलती कि हमें कैंगलैंग डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। बे बोलता है यार रुको मेरे लिए तो। और जो लिंग लोंग होते वो बोलते कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं अभी भी डर रही हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वे तीनों एक के स्कूटर पे बैठ के जा रहे होते हैं, जहाँ पर बे लिंग लोंग को बोल रहा है थोड़ा सा अपने पीछू को आगे करो तो अच्छा रहेगा, मैं अच्छे से बैठ नहीं पा रहा। और हम लोग देखते हैं क्या कंडीशन उनके बीच में बनी हुई है। तभी जो लिंग लोंग होती है वो बोलती है कि थोड़ा ढंग से बैठे हो, तुम्हारा कुछ मुझे टच हो रहा है, मान जाओ यार। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही बे ब्रेक को मारता है, क्वीन के जो चंगू मंगू होते हैं वो बे को लगते हैं और जो बे का छोटा भाई होता है वो गलती से लिंग लोंग को लग जाता है, जिसकी वजह से बे इतना ज़्यादा शर्मा आ जाता है कि वो स्कूटर से उतर जाता है। एंड वो बोलता है कि हम कैंगलैंड डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं। तभी ये सब कुछ देखने के बाद लिंग लोंग बोलते हैं कि अरे थोड़ा आराम से लो, तुम्हें पता क्या लग गया तुम्हारा। और लिंग लोंग भी बोलती है कि हाँ थोड़ा सा दर्द हुआ हमें। तभी बे बोलता है यार हम क्या करें यार, अब जल्दी आना था तो इसलिए मैं थोड़ी तेज चला ली। उसके बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बे बोलता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है इस एटमोसफेयर के अंदर। तभी लिंग लोंग और क्वीन एक साथ बोलते देखो वो कितनी अमेजिंग चीज़ है। तभी बे बोलता है आखिर तुम क्या देख रहे हो। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं शॉपिंग के लिए। और जो बे होता है वो पीछे पीछे आ जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिंग लोंग और क्वीन अपने लिए कपड़े ले लेते हैं। एंड वो बोलते हैं कि देखो ये हम पे कैसे लग रहे हैं, और वो बिकनी और कुछ आउटफिट वगैरह पहन लेते बनी वाला, जिसे देखकर बे को भी मज़ा आ जाता है। तभी जो सेल्समैन होता है वो आ जाता है एंड वो बोलता है कि आप इसे पेटीएम करोगे या फिर आप पैसे दे रहे हो कैश। ये बात सुनने के बाद बे बोलते हैं क्या मुझे इसके पैसे देने पड़ेंगे। तभी शोकोपेर बोलता है कि हाँ ये दोनों बीवी आपकी हैं तो आपको पे करना पड़ेगा, मैं थोड़ा ना करूँगा। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि ये मेरी बीवी नहीं है। तभी वो कुछ मैसेज करता है एंड वो बोलता है 1 मिनट रुको यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी दीवार टूट जाती है। बे उन दोनों को धमाके से बचाता है एंड वो बोलता है कि क्वेन क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। क्वेन बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट जो तुम्हारी फ्रेंड है वो ऐसा लग रहा है कि वो धमाके की वजह से बेहोश हो चुकी है। तभी जो बे होता है वो लिंग लोंग के पास जाता है एंड वो बोलता है कि लिंग लोंग क्या तुम ठीक हो, शायद ये इंजर्ड हो चुकी है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन की वजह से। लिंग लोंग खड़ी हो पर वो खड़ी नहीं हो पा रही होती है। तभी बे बोलता है कि लगता है मुझे अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
एंड वो उसे किस करने के लिए बढ़ता है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि टीवी में तो ऐसे दिखाते हैं CPR देने से लोग होश में आ जाते हैं। एंड वो जैसे वो किस करने वाला होता है तभी दोबारा धमाका होता है और कुछ लोग उसके पास आके गिरते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद बे बोलता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ चुका है और जो बे होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है और ये एनर्जी बिल्कुल ही सिमिलर थी जो कि उस मिस्टीरियस पर्सन में से आ रही थी पहले। एंड फिर वो बाहर आते हुए बोलते हैं कि आखिर इतने सारे लोग कैसे मारे गए हैं। तभी वो देखकर हैरान होते हैं कि एक फायर में लिपटा हुआ आदमी कुछ ऑफिशियल से लड़ रहा था जो अंडरवर्ल्ड से आए थे। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम मेरे सामने सिर्फ मक्खी आओ जिन्हें मैं जब चाहूँ मसल सकता हूँ, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और अपने बॉस को बता दो अगर वो मुझे ऐसे हंट करता रहेगा तो एक दिन मैं उसे भी मार डालूंगा। तभी ये बात सुनने के बाद वे ऑफिसर बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जाने की। एंड वो अपनी चेन उसके ऊपर डाल देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम मरने वाले हो। तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार अपनी सोटो घुमाता है और उस गोस्ट में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो उन सारे अटैक को अच्छे से ओवरकम कर पा रहा होता है। वो बोलता है तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को समझ रहे हो। और उन सारे ऑफिसर को भी वो घायल कर देता है और एक ऑफिसर गला पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी वजह से इतने सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं, तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है। तभी वो बंदा बोलता है मुझे जाने दो। तभी वो गोस्ट उसे ज़मीन में गाड़ देता है जिसकी वजह से आसपास की ज़मीन भी फट जाती है एंड उस बंदे के मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। तभी वो गोस्ट बोलता है कि मैं तुम्हें जाने तो दूंगा सिर्फ हेल में। और जैसे ही वो उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है तभी एक मुक्का उसके ऊपर पड़ता है और वो गोस्ट दूर तक गिरता है और ये मुक्का बे ने मारा होता है। बे बोलता है कि फाइनली मैं तुम्हें ढूंढ लिया। वो गोस्ट बोलता है कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर स्नेक अटैक करने की, आखिर तुम कौन हो। तभी बे बोलता है कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ और डैडी भी दिखाता है तुम्हें कि गोस्ट को कैसे रहना चाहिए। ये बात सुनने के बाद वो गोस्ट बोलता है कि ब्रैट तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा नहीं समझ रहे क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, आज तो तुम मरने वाले हो। तभी बे बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा है जो अपने को कुछ ज़्यादा समझ रहा है और वो हो तुम। और तभी वो अपने सिक्कों को निकालते हुए उस गोस्ट के ऊपर हमला करता है। गोस्ट भी ये देख के हैरान होता है कि बे के पास इतनी ज़्यादा मैजिकल पावर है एंड वो भी उसे अटैक से बचने की कोशिश करता है। तभी सभी ऑफिसर खड़े होते हैं एंड वो बोलते हैं आखिर ये बंदा कौन है, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जो उसकी स्किल्स है उससे पता चल रहा है कि ये तो ऑर्डिनरी पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। तभी क्वीन बोलती है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे मारा था, प्लीज बे मेरा बदला ले लो और मुझे जस्टिस दे दो। तभी क्वीन को देखने के बाद वो गोस्ट अपने मन में बोलता है कि ये लड़की कैसे जिंदा हो सकती है, मैंने तो इसे मार डाला था और अगर ये यहाँ पर है तो मेरे पास काफी अच्छा मौका है इसकी सोल को दोबारा ऑब्जर्व करने का और ये तो मेरे लिए काफी अच्छी बात है। एंड वो एक स्माइल करते हुए बोलता है कि आज के दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा, सच में मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम यहाँ पर मिल गई। एंड वो उसे मारने के लिए बढ़ता है तभी बीच में बे आ जाता है एंड वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को टच करने की बिना मेरी परमिशन के। एंड फिर वो सीधा उसकी छाती पे लात मारता है जिसकी वजह से वो गोश्त दूर जा गिरता है। बट वो दूर जाने से पहले अपना एक टेक्निक क्वीन के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से क्वीन के ऊपर बहुत ज़्यादा निशान आ जाते हैं। तभी क्वीन बोलती कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। बे बोलता है फिर तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड वो अपने मन में बोलता है ये तो सोल बाइंडिंग मार्क है। फिर हमें पता चलता है कि सोल बाइंडिंग मार्क के अंदर क्या होता है कि जो बंदा इसका इस्तेमाल करता है वो किसी की भी सोल को ट्रांसफ़र कर सकता है कहीं भी आध घंटे तक। क्वीन बे की गोदी में होती है। बे बोलता है कि सोल बाइंडिंग मार्क एक्टिवेट हो चुका है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो क्वीन की सोल होती है वो एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। क्वीन बोलती है कि आखिर मैं कहाँ पर आ गई। तभी हम लोग देखते हैं कि जो बंदा पहले बे से फाइट कर रहा था उसकी रियल बॉडी को हम देखते हैं। वो बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इस प्लेस को होल ऑफ इंटरनल लाइफ बोलते हैं। एंड वो बोलता है कि मैंने तुम्हें हजारों सालों से नहीं देखा है और देखो तुम पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। ये बात सुनने के बाद क्वीन बोलती है कि आखिर तुम हो कौन। तभी वो बंदा बोलता है कि जो तुम्हारी स्मेल है वो पहले की तरह बहुत ज़्यादा ही कमाल की है, मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा। 1000 साल से ये खुशबू तुमने कैसे मेंटेन कर रखी है। तभी ये बात सुनने के बाद क्वीन बोलती है कि एक मिनट मुझे याद आ रहा है, तुमने तो मेरी वेडिंग अंदर भी अटेंड करा था। ये बात सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि मैं को तुम्हारा बेवकूफ भाई नहीं हूँ जो तुम्हारी शादी में था। फिर वो क्वीन को उठाने के बाद बोलता है कि तुमने शादी कर ली और उसी दिन मैंने तुम्हें मार डाला और मैंने सोचा था कि तुम्हें मारने के बाद मेरा काम हो जाएगा, बट जो नहीं हो पाया क्योंकि तुम उस दिन बच गई थी और वो उसके अंदर की जो पावर होती है सारी ऑब्जर्व करने लग जाता है जिसकी वजह से क्वीन भी बहुत ज्यादा दर्द में चिल्ला रही होती है। तभी वो बंदा बोलता है कि तुमने बहुत कुछ जान लिया है और जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए टाइम आ चुका है तुम्हें एक ऐसी जर्नी में भेजने का जहाँ पर तुम दोबारा लौट के नहीं आ सकती। और ऐसे करके वो सारी पावर ऑब्जर्व कर रहा हो। तभी वो अपनी कुछ फॉर्मेशन को भी बाहर निकाल लेता है
जिसके बाद बहुत सारी कैंडल उसके आसपास होती है और जिससे जो उसकी पावर ऑब्जर्व करने की पावर होती है वो भी बढ़ जाती है। वो बंदा बोलता है कि इतने सालों से मैं 10 ऐसी ग्रेट लाइफ को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था जिसकी वजह से मैं होल ऑफ इटर्नल लाइफ में पहुंच सकता था, बट वो कभी मैं कर नहीं पाया क्योंकि तुम जिंदा बच गई थी। बट अब की बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड वो और भी ज्यादा स्पीड के साथ ऑब्जर्व करने लग जाता है। तभी उसका एकदम हाथ कट जाता है और वो बंदा दूर जाके गिरता है और ये सब कुछ बे ने करा होता है। वो अपनी पावर क्वीन के अंदर डालता है ताकि वो उस बंदे से फाइट कर पाए। बे बोलता है कि क्वीन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी वो बंदा बोलता है कि उस बंदे की हिम्मत कैसे हुई मुझसे फाइट करने की। एंड वो बोलता है कि अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो आ जाओ, हम अपनी डेथ तक लड़ेंगे। एंड फिर वो बोलता है कि क्वीन मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा हूँ। एंड वो अपनी बॉडी कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसके बाद क्वीन की बॉडी को वो किलर अच्छे से यूज कर पा रहा होता है। ये देखने के बाद बे बोलते हैं क्वीन तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तभी क्वीन जो कि पोसेस हो चुकी है किलर के हाथ से वो बे को पकड़ लेती है गले से एंड वो उसे धरती में मारती है। जिसके बाद बे बोलता है कि क्वीन ये तुम क्या कर रही हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो क्वीन है वो किसी और के द्वारा कंट्रोल करी जा रही है। फिर वो बोलता है कि लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। एंड वो अपनी पावर दोबारा उसके अंदर डालने लग जाता है। एंड वो बोलता है कि मेरी गोल्डन लाइट को देख, वो उस बास्टर्ड को तुमसे दूर करने में मदद करेगी। तभी इससे किलर को भी तकलीफ होने लग जाती है। एंड वो बोलता है कि वो बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ऐसे हार जाऊंगा। तभी वो क्वीन की बॉडी का इस्तेमाल करते हुए दोबारा हमला करने के लिए बढ़ता है। एंड वो बोलते हैं कि मुझे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तभी वो एक चिप ट्रिक इस्तेमाल करता है। वो क्वीन के चंगू मंगू बे के ऊपर मारता है जिसकी वजह से बे का मुंह भी चपड़ा हो जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। बे बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम फाइट जीतने के लिए इतनी घटिया ट्रिक का इस्तेमाल करोगे। तुम्हें पता है कि मैं वहां पर हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए तुमने वहां से अटैक करा। तभी बे बोलता है कि अगर शेर शिकार नहीं कर रहा इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिकार करना भूल चुका है, तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। एंड वो सीधा जाकर क्वीन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, बट क्वीन अपने चंगू मंगू को रेडी करे दोबारा अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से बे फिर से रुक जाता है रास्ते में ही। और इस चीज का फायदा उठाते हुए क्वीन उसके मुंह पे गुस्सा मारती है जिसके बाद बे की बुरी हालत हो जाती है। एंड वो बोलते हैं तो घटिया तरीका फाइट का। तभी वो दोबारा हमला करने के लिए जाता है। एंड वो बोलता है कि अगर तुम घटिया ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं भी करूंगा। एंड फिर वो सीधा जाकर क्वीन के हाथ पकड़ लेता है। एंड वो बोलता है कि अब बारी है उसी का इस्तेमाल करने का। एंड फिर वो अपना तलिस्मान निकालता है और वो उसे अपने मुंह पे लगाता है। एंड वो अपने मन में बोलता है कि यही मेरे पास ऑप्शन है। एंड वो सीधा जाकर तलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए क्वीन को किस कर लेता है। बे ने क्वीन के मुंह पर वो तलिस्मान लगा दिया होता है। फिर बे अपना मंत्र पढ़ने लग जाता है और फिर वो समनिंग द सोल को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो क्वीन की जो बॉडी होती है वो चमकने लग जाती है और ये सब कुछ उस हॉल ऑफ फेम की जगह पे भी हो रहा होता है। और ये देखने के बाद वो किलर भी हैरान होता है। एंड वो बोलता है कि आखिर इस सोल को क्या हो रहा है, ये आखिर कैसे चेंज हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं कि क्वीन की जो सोल होती है हॉल ऑफ फेम के अंदर, उसके अंदर से कुछ पावर निकलने लग जाती है। वो पावर एक बाले का रूप लेते हुए उस किलर के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से उस किलर के मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। एंड वो बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक है और वो जमीन पे गिर जाता है और जो उसका मैजिक स्पेल था वो भी खराब हो जाता है और जो सोल वहां पर फंसी हुई थी उसे बे अपने पास बुला लेता है। एंड वो बोलता है कि सोल वापस आ जाओ। ये सब कुछ देखने के बाद जितने भी ऑफिसर होते हैं अंडरग्राउंड के वो भी बोलते हैं कि ये बंदा तो कमाल का है। और हम लोग देखते हैं कि वो सोल सीधा जाकर क्वीन के अंदर आ जाती है। ऑफिसर लोग बोलते हैं कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल इमोर्टल है, ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, मैंने इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा पहली बार देखा है। तभी जो बे होता है वो क्वीन को उठाता है। वो बोलता है क्वीन क्या तुम ठीक हो। क्वीन बोलते हैं कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। तभी बे बोलता है कि आखिर तुम्हारे सोल को वो कहाँ पर लेकर चला गया था, क्या तुम ठीक तो हो ना, उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई। क्वीन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो प्लेस कहाँ थी, बट वो एक गुफा जैसी थी। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है क्या गुफा जैसी। तभी क्वीन बताती है कि हाँ, और वो ये भी बता रहा था मेरे को कि उस प्लेस को हॉल ऑफ इटर्नल लाइफ बोलते हैं और वहाँ पर वो मेरी बलि देना चाहता था ताकि वो किसी डोर को खोल पाए। ये बात सुनने के बाद जितने भी ऑफिसर होते हैं वो बोलते हैं कि क्या हॉल ऑफ इटर्नल लाइफ, ये तो एक फॉरबिडन प्लेस है, अगर वो सच में उसे खोल पाया तो उससे बहुत ज़्यादा तबाही होगी, जितनी हम सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा। ये बात सुनने के बाद जो क्वीन होती है वो बोलती है कि क्या हॉल ऑफ इटर्नल लाइफ इतनी ज़्यादा खतरनाक है। वे बोलते हैं कि हाँ, इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे गोस्ट हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों में बांटे गए हैं। सबसे पहले इवल स्पिरिट, फिर गोस्ट सोल्जर, गोस्ट जनरल, गोस्ट किंग, गोस्ट अवेंजर्स, गोस्ट गॉड और आखिरी में आते हैं गोस्ट एम्परर। और इन सभी कैटेगरी में कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। जो इवल स्पिरिट होती है उनके अंदर ब्लू फ्लेम होती है और जो
बाकी स्पिरिट होती हैं उनकी येलो दिखाई देती है। और साथ में जो बहुत ज़्यादा बुरी स्पिरिट होती है, जो बहुत ज़्यादा तबाही करती है, उन सभी सोल को होल के अंदर बंद करा जाता है। और होल ऑफ इटरनल लाइफ के अंदर भी गोस्ट किंग बंद है और वो इतना ताकतवर है कि वो आसानी से बहुत सारे लोगों को मार सकता है। और जो गोस्ट किंग है उसको दोबारा ठीक करने के लिए उसे सोल चाहिए होगी ताकि वो बाहर निकल पाए। और ऑल ऑफ इंटरनल लाइफ के लिए भी उसे कुछ सोल चाहिए होंगे जो इस ह्यूमन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और इससे बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद क्वीन बोलती है तो बहुत ज़्यादा डरावना है। तभी जो सारे ऑफिसर्स होते हैं वो बे का शुक्रिया करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी मदद करी है और जो तुम्हारी नॉलेज है वो भी कमाल की है। इससे हमें पता चल रहा है तुम एक आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहोगे? ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि अरे तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मेरा टारगेट वो भी था तो मैं तुम पे छोटा सा फेवर करा है। तभी ऑफिसर बोलता है कि ब्रदर क्यों ना आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं अकेला ही काम करना पसंद करता हूँ। एंड वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इनके साथ ज्वाइन करता हूँ तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा है नहीं। तभी वो बंदा उसके कान में आके बोलता है कि ब्रदर मैं जानता हूँ कि आप इस फीमेल गोस्ट को अपने साथ रखना चाहते हो बट ये इलीगल है। अगर आप हमारे ऑफिसर बन जाते हो तो आपके पास परमिशन होगी गोस्ट को रखने की। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि आखिर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता? तभी वो बंदा बोलता है कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि आपने रिश्वत दी है हमारे एक ऑफिसर को एक लड़की को देखकर। ये बात सुनने के बाद बे भी घबराने लग जाता है। फिर जो ऑफिसर होता है वो बोलता है कि तो क्या आप इंटरेस्टेड हो हमारे साथ काम करने के लिए? तभी ये बात सुनने के बाद वे बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। एंड वो अपने मन में सोचता है कि अभी के टाइम पर जो क्वीन है वो मेरे साथ रह पा रही है बट आगे के चल के हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अच्छा होगा कि मैं इस पोजीशन को ले लूँ ताकि क्वीन मेरे साथ अच्छे से रह पाए। फिर जो ऑफिसर होता है वो बोलता है तो सुनने में अच्छा है कि आप हमारे साथ काम कर रहे हो, क्यों ना हम अंडरवर्ल्ड चले जहाँ पर मैं आपको एक आइडेंटिटी बैज दिला दूँ अंडरवर्ल्ड का, जिसके बाद आप हमारे में से एक हो जाओगे। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, पर मैं उससे पहले इन दो लड़कियों को सेफ जगह पे पहुंचा देता हूँ। ये मेरी फ्रेंड है तो मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तभी वे ऑफिसर बोलते हैं कि आप उसकी चिंता मत करो, इन दोनों को इनकी प्लेस पे मैं पहुंचा दूंगा। ये बात सुनने के बाद वे बोलते हैं क्या तुम जानते हो कि ये कहाँ पर रहते हैं? तभी वे ऑफिसर बोलते हैं कि हम अंडरवर्ल्ड के ऑफिसर्स हैं, हमें सब चीज़ों का पता है, आप चिंता मत करो, हम आराम से इन्हें छोड़ाएंगे। फिर बे क्वीन को बोलता है कि क्वीन मैं इनके साथ जा रहा हूँ तो तुम इन ऑफिसर के साथ जाकर आराम कर लेना और मैं तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊँगा। ये बात सुनने के बाद क्वीन बोले ठीक है मैं आपकी बात मान लूँगी। तभी जो ऑफिसर होता है वो बोलता है चलो हम यहाँ से चलते हैं। एंड वो एक चुटकी बजाता है और वो अंडरवर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी वो ऑफिसर बोलते हैं ब्रदर हम यहाँ पर आ गए हैं, मैं आपके लिए जज से बात करता हूँ और आपको एक आइडेंटिटी बैज दिला देता हूँ। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है ठीक है। एंड वो बोलता है कि क्या यही अंडरवर्ल्ड है? मैं पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ, सच में तो कमाल का है। तभी वो दो लड़कियों को देखता है एंड वो बोलते हैं कि माय लॉर्ड हम यहाँ पर आ चुके हैं, और वो सीधा जाके बे के साथ चिपक जाते हैं। बे बोलता है फिर तुम कौन और तुम ये क्या कर रहे हो? तभी वो लड़कियाँ बोलते हैं कि माय लॉर्ड आप क्यों इतने ज़्यादा डर रहे हो, हम सभी लोग ऑफिसर हैं और हम यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार करने के लिए आए हैं क्योंकि आप हमारे ओनर गेस्ट हो। फिर वो बे को उठाकर उसके कपड़े उतारने लग जाते हैं। बे बोलता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, क्या अंडरवर्ल्ड के लोग इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्या? तभी वो लड़की बोलती है कि आप इतने ज़्यादा मजाक क्यों कर रहे हो, क्या आपको मैं सुंदर नहीं लग रही? एंड वो काफ़ी ज़्यादा करीब होती है बे के। एंड फिर वो अपने चंगू मंगू में से एक तलवार को निकालते हैं एंड वो बोलते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बिल्कुल ही आराम से खा जाएंगे। तभी बे उसके अटैक से बचता है और वो एक लड़की को पीछे गिरा देता है। तभी बे बोलता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुम मुझ पे हमला क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तभी वो लड़की बोलती है कि आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपने तो मुझे बिल्कुल ही हर्ट कर दिया था। तभी दूसरे वाली लड़की बोलती है कि आप क्यों भाग रहे हो, मैं आपके साथ अभी खेलना बंद नहीं कर सकती। तभी ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि मेरी कोई भी लड़ाई नहीं है अंडरवर्ल्ड के साथ, बट अगर तुम मुझे हम करना चाहते हो तो मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें अब चोट पहुंचाने वाला हूँ। और वो सीधा लात उसके पेट में मारता है। ये देखने के बाद जो नीचे गिरी हुई होती है लड़की वो बोलती है कि आप हम सबको क्यों मार रहे हो लॉर्ड, क्या आपको पता नहीं है कि हम जैसे सुंदर लड़कियों के साथ कैसे ट्रीट करा जाता है? तभी बे उसे गले से उठा लेता है एंड वो बोलता है कि आखिर मुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? तभी कोई ताली बजाते हुए वहाँ पर आता है और ये जोंग होता है यहाँ का राजा। एंड वो बोलता है कि जाओ मिंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, सच में तुमने काफ़ी अच्छे बंदे को लेके आए हो। ये बात सुनने के बाद वो जाओमिंग वाला बंदा यानी वो ऑफिसर जो बे को यहाँ पर लेके आया है वो बोलता है कि मास्टर हाँ। फिर वो बे को बताता है कि ये हमारे मास्टर है, इनका नाम जोंग है और ये पनिशर है अंडरवर्ल्ड के। वो ऑफिसर बताता है कि
जब इन्होंने सुना कि तुम यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो तो उन्होंने तुम्हारे लिए 2 लड़कियों को भेजा ताकि वो तुम्हारा टेस्ट ले सके। बे बोलते हैं कि ये टेस्ट था। तभी जोंग बताता है कि हाँ ये टेस्ट था और इसमें तुम पास हो चुके हो, कंग्रेचुलेशन। फिर वो बे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि सॉरी ब्रदर, इवल स्पिरिट को कैच करना कोई आसान काम नहीं है और इसके लिए मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ा। बे बोलता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर मैं गलती से इन दोनों को मार देता तो क्या होता। और ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ही अजीब मुंह बनाते हुए बोलती है कि ये आदमी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं जैसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी। और दूसरे वाली लड़की भी बोलती है कि हाँ मैं भी। तभी बे बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी कंडीशन के बारे में पता है कि मैं किन कंडीशन में तुम्हें ज्वाइन करूँगा। ये बात सुनने के बाद जोंग बोलता है कि हाँ ये बात इसने मुझे पहले ही बता दी है, अगर तुम मुझे मदद करो कि मैं टॉर्च ड्रैगन को पकड़ पाऊँ तो मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा परमिशन दे सकता हूँ कि तुम क्वीन को अपने साथ रख सकते हो और अंडरवर्ल्ड कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी जोंग बोलता है कि बट आज के टाइम के अंदर पनिशर बनना अंडरवर्ल्ड का भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी इवल स्पिरिट यहाँ पर हो चुकी है जिन्हें संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और जब से टॉर्च ड्रैगन अपीयर हुआ है उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर भी। उसने पिछले 3 सालों से हर जगह तबाही मचा रखी है। उसने अर्थ के गोल्ड टेम्पल्स को तबाह करा है, विलेज में आग लगाई है और बहुत सारी सोल को उसने चोरी करा है जिनके बारे में हम पता भी नहीं लगा पाए। और तुमने बताया कि वो टॉर्च ड्रैगन हॉल ऑफ इटर्नल लाइफ की वहाँ पर भी पहुँच चुका है, इसका मतलब वो हमारे लिए कुछ बड़ी साजिश कर रहा है। बे बोलता है कि हाँ मैंने ये पता लगाया है कि वो हॉल ऑफ इंटरनल लाइफ में पहुंच चुका है, बट क्या उसे अंडरवर्ल्ड मैनेज नहीं कर रहा था तो वहाँ पर टच ड्रैगन कैसे पहुंच गया। तभी जोंग बोलता है कि असल में जो होल ऑफ इंटरनल लाइफ वो अंडरवर्ल्ड के अंदर है ही नहीं, वो एक ऐसा लोता होल है जो हमने बाहर बनाया है, क्योंकि जो उसके अंदर इवल स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। उसकी पावर कम करने के लिए हमने उसे ड्रैगन वेन माउंटेन बनाया था ताकि उसकी पावर को हम सप्रेस कर सके, बट होल ऑफ इंटरनल लाइफ के अंदर कोई घुस ना पाए, इसलिए हमने वहाँ पर एक बैरियर भी लगाया था। बट उस बैरियर के बावजूद भी टॉर्च ड्रैगन उसके अंदर पता नहीं कैसे चला गया। बे बोलते हैं कि क्वीन ने कहा था कि उसकी सोल को वो टॉर्च ड्रैगन उस केव में ले गया था, तो क्या वहाँ पर कोई बहुत सारी केव भी हैं। ये बात सुनने के बाद जोंग बोलता है कि हाँ वहाँ पर बहुत सारी केव्स हैं। फिर अचानक उसकी एक बैल बजने लग जाती है। उस बैल को देखने के बाद जोंग बोलता है कि आखिर ये सोल क्लेमिंग बैल क्यों बज रही है। तभी एक बंदा भागते हुए आता है एंड वो बोलता है रिपोर्ट है सर। फिर वो बताता है कि लॉर्ड जेंग कुछ बुरा हो चुका है, जहाँ पर ब्लड पूल हेल की तरफ से जो सोल्स को हम लेके जा रहे थे वो अचानक छूट गई हमारे हाथों से और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद जोंग बोलता है कि वहाँ के गार्ड क्या कर रहे हैं, कि उनके होते हुए कैसे सोल वहाँ से भाग सकती है। ये सब कुछ देखने के बाद बे अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ आया था और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अंडरवर्ल्ड की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो मुझे इनकी शायद मदद करनी चाहिए। फिर हम लोग ब्लड पूल हेल को देखते हैं, जहाँ पर जो गोस्ट होती है वो अपना चार्म का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के गार्ड को अपने वश में कर रही होती है एंड वो बोलती है कि क्या तुझे मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ, तो क्या तुम मुझे जाने नहीं दोगे। तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है एंड वो बोलता है कि ब्लड इवल स्पिरिट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जल्दी से अपने घुटनों पर आ जाओ। तभी वो अपनी पावर के साथ उन गोस्ट के ऊपर हमला करता है, बट जो एक गोस्ट होती है वो जोंग के पास आ जाती है एंड वो बोलती है कि लॉर्ड जोंग आप इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो रहे हो, क्या आप इतनी कमज़ोर वुमेन के साथ इतनी सारी बदतमीजी करने चाहते हो। एंड वो अपने चार्म को स्पेल का इस्तेमाल करती है। तभी जोंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे ऊपर लगाने की। एंड फिर वो उसे सर से पकड़ कर धरती में मारता है एंड वो बोलता है क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। तभी बहुत सारी स्पिरिट उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है एंड वो बोलती है कि जोंग 100 सालों से तुमने हमें दबा के रखा है, बट अब टाइम आ चुका है तुमसे रिवेंज लेने का। ये सब कुछ देखने के बाद जोंग बोलता है कि डैम इट, इस चार्म स्पेल की वजह से मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया और इतने सारी गोस्ट ने मेरे पर हमला कर दिया, अब मैं क्या करूं। तभी ये गोश्तों से मारने के लिए बढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि अब तुम मरने वाले हो। तभी उसके ऊपर कौन से हमला होता है ये देखने के बाद जोंग बोलता है कि आखिर कौन मेरी मदद कर रहा है। तभी वहाँ पर बे आता है एंड वो बोलता है कि लॉर्ड जेंग मैं वहाँ पर खड़ा होकर सब कुछ नहीं दे सकता था, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आ गया और इन ईवल स्पिरिट के साथ हमें ऐसा करना चाहिए। और एक ईवल स्पिरिट को वो अपने सामने खत्म कर देता है। बे की ये पावर देखने के बाद जो जोंग होता है वो भी हैरान होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये गाय तो बहुत ज़्यादा कमाल का है, इसने एक ईवल स्पिरिट को अपने हाथों से मार दिया। तभी कुछ ईवल स्पिरिट बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मैटर के बीच में घुसने की। एंड वे सभी लोग एक साथ हमला करने के लिए बढ़ते हैं बे के ऊपर एंड वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। बे ये देखने के बाद खुश हो जाता है एंड वो बोलता है तो ये तो तुमने बहुत अच्छा काम करा है, अगर मैं तुम्हें एक एक करके ढूंढता और पकड़ता तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, अच्छा है कि तुम मेरे पास आ रहे हो। तभी उनकी जो बॉस होती है वो हमला करने के लिए बढ़ती है एंड वो बोलती है कि तुम जैसे
नए नए बंदों को मैंने बहुत बार मारा है, तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो। तभी वे अपनी उस पोतली के अंदर उस गोश्त को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद उसके साथी बोलते हैं कि हमारी गोश्त तो पकड़ी जा चुकी है, आगे इस लड़की की कल्टीवेशन कितनी ज़्यादा है और शायद हम इसे हैंडल भी ना कर पाएँ, अब हमें क्या करना चाहिए। वे भागते हुए बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या मतलब है, बॉस भी इसे नहीं हरा पाए तो हम क्या कर पाएंगे। एंड वो भागने की कोशिश करते हैं एंड वो बोलते हैं कि भागना ही सबसे आसान तरीका होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि बे अपने उस पोतली को बड़ा कर लेता है और सारे गोश्त को एक साथ पकड़ लेता है। वो गोश्त बोलते हैं कि नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। बे बोलते हैं कि चलो, सभी को मैंने पकड़ लिया है। ये देखने के बाद जोंग भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि जाओ मिंग, आखिर तुम इस बे वाले बंदे को कहाँ से पकड़ के लिया है, ये तो बहुत ज़्यादा कमाल का है। तभी जामिंग बोलते हैं कि ये मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसे किसी स्पिरिट को पकड़ा जा सकता है। फिर जो बे होता है उस पोटली को जोंग को देता है एंड वो बोलता है कि लॉर्ड जोंग, आप इस स्पिरिट को रख सकते हो। जोंग बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी बहुत मदद करी है। तभी वो स्पिरिट को चेक करता है एंड वो बोलता है कि इसमें एक स्पिरिट मिसिंग है। ये बात सुनने के बाद उसका ऑफिसर बोलता है कि माय लॉर्ड, आप जरूर कोई मिस्टेक कर रहे होगे, मैंने खुद देखा है किस बैग के अंदर सारी स्पिरिट को पकड़ा गया है। तभी जोंग बताता है कि नहीं, इसमें एक इवल स्पिरिट गायब है, मैंने इनके ऊपर एक मार्कर लगा रखा था जिससे मुझे पता चलता रहता है कि ये कितने लोग कहाँ पर हैं, बट इनमें से एक मिसिंग है जो मुझे पता चल रहा है। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि ज़रूर इसमें भी टॉर्च ड्रैगन का काम होगा, उसने कोई प्लानिंग करी होगी जिसकी वजह से आपको एक गोश्त नहीं मिल रही है। ये बात सुनने के बाद लॉर्ड जांग बोलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, शायद उस स्पिरिट को वो बल्ली की तरह इस्तेमाल कर ले ताकि वो हॉल ऑफ इंटरनल लाइफ का गेट खोल सके। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि जल्दी से एक टीम को बनाओ जहाँ पर वो इन्वेस्टिगेट कर पाए कि हॉल ऑफ इंटर लाइफ में क्या हो रहा है। एंड वो बोलता है कि अगर वो गेट खुल गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर गोस्ट किंग रहता है, अगर गोस्ट किंग बाहर निकल गया तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। तभी जो उसका ऑफिसर होता है वो बोलता है ठीक है, मैं अपने साथियों को लेकर जाता हूँ। तभी लॉर्ड जैंग बे के पास पहुंचता है एंड वो बोलता है कि ये मैटर बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी मैं तुमसे वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी जो लॉर्ड जोंग होता है वो अपने पास से एक तलिस्मान देता है एंड वो बोलता है कि ये टेलीपोर्टेशन जेट तलिस्मान है, जैसे तुम इसे क्रश करोगे तुम हॉल ऑफ इंटर लाइफ में पहुँच जाओगे। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है ठीक है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। एंड वो उसे क्रश कर देता है और वो सीधा ट्रांसफ़र हो जाता है उस जगह पर जहाँ पर हॉल ऑफ इंटरनल लाइफ है। बे बोलता है कि क्या हम पहुँच गए हैं, पर मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या हॉल ऑफ इंटरनल लाइफ यहाँ पर नहीं है। तभी एक ऑफिसर बोलता है कि हॉल ऑफ इंटरनल लाइफ को हमने एक सील के अंदर छुपा रखा है और हम अपनी आंखों से उसे नहीं दे सकते, इसलिए हमें ये गैजेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस मैजिकल टूल के अंदर ही इतनी पावर है कि वो उसे रिवील कर सके, और जैसे वो एक्टिवेट करते हैं एक ईवल स्पिरिट बाहर निकलती है और सीधा उस बंदे के ऊपर हमला कर देती है। ये देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि कैप्टन जाओ के साथ क्या हो गया है। तभी बे बोलता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ, एक ईवल स्पिरिट ने उसके ऊपर हमला कर दिया है और वो उसे प्रोसेस कर रही है। और जो कैप्टन जाओ था वो ईवल स्पिरिट के कंट्रोल में आ जाता है और वो अपने बंदे पे ही हमला कर देता है। कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं एंड वो बोलते हैं जल्दी से कैप्टन को पकड़ो, बट जिस चेन से उसे पकड़ते हैं उस चेन को बड़े आसानी से वो तोड़ देता है। फिर उसके बाद जो ईवल कैप्टन होता है वो बोलता है कि अंडरवर्ल्ड के पेट्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम्हें अपनी प्लेस पता नहीं है। ये बात सुनने के बाद उसका साथी बोलता है कि कैप्टन आप होश में आ जाओ। तभी उसका जो कैप्टन होता है वो उन सभी के ऊपर हमला कर देता है एंड वो बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। एंड फिर वो बे की तरफ देखते हुए बोलता है कि एक और बंदा यहाँ पर आ गया मरने के लिए। तभी ये सब कुछ देखने के बाद बे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि तुम दिन के अंदर अंडरवर्ल्ड ऑफिसर के ऊपर हमला कर रहे हो, सच में तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है। फिर जो ईवल स्पिरिट होती है वो बोलती है कि काफ़ी टाइम हो चुका है एक ह्यूमन बॉडी को खाए हुए, चलो एक बार खा के देखते हैं कि कैसा स्वाद आता है। फिर उसके बाद वो बे का गला पकड़ लेता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारा टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, चलो तुम्हें खा के देख लेते हैं। तभी बे बोलता है कि अच्छा तुम मुझे खाना चाहते हो, बट तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम मुझे खाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे दांत भी टूट जाएंगे। और वो सीधा जाकर उस इवल स्पिरिट को मारता है जिसकी वजह से वो उस कैप्टन की बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि जल्दी से इस बुरी स्पिरिट को पकड़ लो। एंड वे सभी लोग बहुत गुस्से के साथ उस इवल स्पिरिट को देख रहे होते हैं एंड वो बोलते हैं कि इसे तो एक लेसन सिखाना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि वो स्पिरिट को मार के एक खंबे पे बांध देते हैं। खंबे से बंधा हुआ इवल स्पिरिट रोने लग जाता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैं थोड़ा रेकलेस हो गया था। तभी वो कैप्टन बोलते हैं कि क्या मैं इस इविल स्पिरिट के द्वारा प्रोसेस हो गया था, ये तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है, इस जैसी छोटी इविल स्पिरिट भी मुझे कैसे कंट्रोल कर सकती है। तभी बे अपनी स्वॉर्ड के साथ उस इविल स्पिरिट के पास पहुंचता है एंड वो बोलता है कि लिटिल इविल स्पिरिट, अब जल्दी से बताओ कि तुम इंटरनल लाइफ के बाहर क्यों खड़े हो। तभी वो इविल स्पिरिट बोलती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे ऐसे पूछने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बट ऐसा मैं कभी भी नहीं करने वाला। ये बात सुनने के बाद जो बे होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से उस इवल स्पिरिट के मुंह से खून निकलने लग जाता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में भी होता है। तभी वे बोलता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देने वाला हूँ, अगर तुमने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा उसी वक्त। ये बात सुनने के बाद इवल से डरने लग जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका कि बे यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा है। तो फिर वो डरते हुए बोलता है कि वो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए आया था, ताकि जो टॉस ड्रैगन है वो अंदर होल ऑफ इंटरनल लाइफ का डोर खोल सके, और शायद उसने अब तक तो एक खोल दिया होगा। ये बात सुनने के बाद वे सारे ऑफिसर बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है, हमें जल्द से जल्द अंदर जाना पड़ेगा और हमें और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी से वहाँ अंदर चलो। एंड वे सारे लोग होल ऑफ इंटरनल लाइफ के अंदर जाने लग जाते हैं। बेबी बोलता है कि चलो मैं भी चलता हूँ, एंड बेबी अंदर इंटर कर जाता है। फिर उसके बाद जैसे वो इंटर करते हैं वो सभी लोग हैरान होते हैं, और एक ऑफिसर बोलते हैं कि आखिर ये कैसी आवाज़ आ रही है, क्या तुम सब लोगों ने भी सुनी। तभी वो बोलते हैं कि देखो वहाँ पर ड्रैगन टॉर्च है, टॉर्च ड्रैगन वहाँ पर गेट को तोड़ रहा होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। ये सब कुछ देखने के बाद वे बोलते हैं आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और हम लोग देखते हैं कि टॉर्च ड्रैगन चीनी हथौड़ा लेकर उस गेट को तोड़ने लग जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद वो बोलते हैं कि जल्दी से टॉस ड्रैगन को पकड़ो, वो होल ऑफ इंटरनल लाइफ का डोर खोल रहा है, हमें उसे जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा। तभी टॉस ड्रैगन बोलता है कि सॉरी पर तुम तो लेट हो चुके हो, और वो उस गेट को पूरी तरह से खोल देता है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लग जाती है और टॉस ड्रैगन हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि ये चीज़ हो चुकी है, हा हा हा, मेरा मिशन पूरा हुआ। और हम लोग देखते हैं कि जैसे गेट खुलता है वहाँ से ड्रैगन की स्पिरिट बाहर निकलने लग जाती है, और वहाँ पर नो स्पिरिट होती है, जिसके बीच में एक कॉफिन भी होता है। ये सब कुछ देखने के बाद वे बोलते हैं कि यहाँ पर तो नो ड्रैगन है और वो एक कॉफिन को लेके आ रहे हैं। तभी बे वहाँ पे छलांग मारता हुआ उन ड्रैगन के बीच में से जा रहा होता है, एंड वो बोलता है कि आखिर तुम खड़ा होकर क्या देख रहे हो, जल्दी से हमें अटैक करना पड़ेगा, हम इन्हें जाने नहीं दे सकते। और बे सीधा जाकर उस कॉफिन के ऊपर हमला करता है, पर जैसे ही वो कॉफिन में देखता है कि कौन है, वो हैरान होता है, क्योंकि उसके अंदर एक लड़की होती है जो कि अभी सो रही होती है, और इसका नाम यू होता है, और ये गोस्ट किंग होती है। बे बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये एक लड़की होगी, बट सभी लोग सावधान रहना। तभी जैसे ही वो यू के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, यू अपनी आंखें खोल लेती है एंड वो अपनी पावर से बे को पीछे की तरफ फैला देती है। बे ऑफिसर के पास जा गिरता है, एंड वे सभी लोग बोलते हैं कि ब्रदर बे क्या आप ठीक हो। तभी यू खड़ी होते हुए बोलती है कि आखिर किसकी हिम्मत होगी जो मुझे जाने से रोक रहा है। यू को देखने के बाद वे सभी ऑफिसर बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस गोस्ट किंग को पकड़ना पड़ेगा, ब्रदर्स चलो। एंड वो अपनी चेन को निकालते हुए हमला करने के लिए बढ़ते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद यू बोलती है कि क्या सीरियसली तुम जैसे लो क्रीचर मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, ये सच में मेरे तो एक डिस्पेक्ट के जैसा ही है। एंड वो बोलती है कि मुझे तुम सभी लोगों को एक डिजर्विंग पनिशमेंट देनी पड़ेगी ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल सके। एंड वो सीधा अपने ड्रैगन के साथ हमला कर देती है। ड्रैगन के हमले के बाद वे सभी लोग कमजोर हो जाते हैं, और जो यू होती है वो कैप्टन के पास जाती है, एंड वो बोलते तुम इनके लीडर होगे, अगर मैं एक लीडर को मार देती हूँ तो वो सभी की मोरल को डाउन कर देगा और वो पहले ही हार मान लेंगे, और वो सीधा कैप्टन जाओ के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। बट बीच में बे आकर कैप्टन जाओ को बचा लेता है, एंड वो बोलता है कि जाओ आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है, अगर तुम ऐसे खड़े रहते तो वो तुम्हें मार सकती है। तभी जो यू का अटैक होता है वो वेस्ट हो जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद बे बोलता है कि ये गोस्ट किंग तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर वो इतना ज़्यादा ताकतवर था तो हमें इतनी कम इन्फॉर्मेशन क्यों मिली थी। ये बात सुनने के बाद कैप्टन साहब बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता। तभी बे की ये सारी हरकत देखने के बाद यू बोलती है कि तुम फिर से बीच में आ गए, तुमने 2 बार मेरे रास्ते में आने की कोशिश करी है, तुमने बहुत बड़ा क्राइम करा जिसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। एंड फिर से वो ड्रैगन अटैक करती है बे के ऊपर, पर बे अपने सकंडा को बाहर निकाल देता है जो कि बुद्धा की मूर्ति होती है, एंड उसे वो बड़ा कर देता है। एंड जो बुद्धा की मूर्ति होती है वो बोलती है जब तक मैं यहाँ पर हूँ इवल स्पिरिट यहाँ से चली जाएंगी, और सीधा जाकर उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन की बुरी हालत हो जाती है, एंड वो धरती हमारे चिल्ला रहा होता है। तभी उस बुद्धा की मूर्ति के सामने यू आ जाती है, एंड वो बोलती है कि इस बंदे के पास तो कुछ स्किल तो है, इसने एक डिवाइन फॉर्म को यहाँ पर समन कर लिया, ये तो कमाल है। फिर जो यू होती है वो बोलती है कि बट मुझे पसंद नहीं है कि मेरे सामने कोई डिवाइन फॉर्म आए, एंड वो बोलती है कि अब तुम्हारी बारी है ख़त्म होने की। एंड वो सीधा जाकर एक चाटा मार देती है डिवाइन फॉर्म को, जिसकी वजह से जो बेकाम बुद्धा होता है वो भी गायब हो जाता है।
ये सब कुछ देखने के बाद बे बोलता है कि लगता है मुझे एक और टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एंड वो एक मंत्र पढ़ने लग जाता है जिसकी वजह से उसके आसपास स्पिरिट प्रोफेशन आ जाता है, जिससे आसपास उसके एक ड्रैगन का और आ जाता है। एंड फिर वो अपने चश्मे पहनता है एंड वो बोलता है कि अब गोस्टिंग मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है, मेरे पास भी अब ड्रैगन ब्रीथ आ चुकी है। एंड फिर वो सीधा जाकर यू के ऊपर हमला करता है एंड वो बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों से मरने वाली हो, और जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है वो गलती से चंगू मंगू पे लग जाता है। ये देखने के बाद बेबी हैरान होता है, वो बोलता है कि माफ़ करना, मैंने गलत निशाना लगा दिया। ये सब कुछ देखने के बाद यू का और भी गुस्सा बढ़ जाता है एंड वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस जगह पर हमला करने की, मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल लूंगी। एंड वो बे के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ती है। बे अपने मन में सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और वो सोचता है कि वो उसको कैसे बताए। वो उसने जानबूझ के नहीं करा था, बट गलती से जो यू के चंगू मंगू होते हैं वो बे को लग जाते हैं, और अचानक से वे दोनों एक अलग ही पोजीशन में होते हैं। ये देखने के बाद यू होती है बोझा शर्माने लग जाती है एंड वो बोलते हैं कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब तुम मरने वाले हो। ये सब कुछ देखने के बाद बे अपना चाबुक निकाल लेता है एंड वो बोलता है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरी बात को समझो। और वो यू को पकड़ लेता है, जिसके बाद यू शर्माने लग जाती है कि उसने अजीब तरीके से उसे पकड़ा होता है एंड वो दर्द की मारे चिल्ला रही होती है, और बे उसे पकड़ कर नीचे ले आता है एंड वो बोलता है कि फाइनली मैंने इसे पकड़ लिया। ये सब कुछ देखने के बाद ऑफिसर लोग बोलते कि ब्रदर बे आप तो कमाल के हो। तभी जो यू होती है वो बोलते ही मुझे जाने दो। बे बोलता है कि चुपचाप एक अच्छी लड़की की तरह रहो। तभी ऑफिसर बोलता है कि कैप्टन जाओ, एक अर्जेंट न्यूज़ है, जो गोस्ट किंग की सील थी वो गायब हो चुकी है, और यहाँ पर एक सीक्रेट कॉफिन भी था जो कि होल ऑफ इंटरनल लाइफ के अंदर छुपा हुआ था, वो भी गायब है। ये बात सुनने के बाद कैप्टन भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि क्या जो सीक्रेट कॉफिन था अंदर वो भी गायब है, और ये तो हमें पता ही नहीं था। बे बोलता है कि इसका मतलब ये फीमेल गोस्ट थी जिसके पास फीनिक्स बॉडी और ड्रैगन ब्रीथ थी, इसे हमने मेन गोस्ट किंग मान लिया, बट असल में जो दूसरा गोस्ट किंग था उसके पास ड्रैगन एसेंस है और फिनिक्स ब्रीथ है, वो हमारा टारगेट था। फिर हम लोग नॉर्मल सिटी को देखते हैं जहाँ पर वो ड्रैगन जा रहा होता है, यानी कि दूसरा गोस्ट किंग जा रहा होता है। वो बोलते हैं कि फाइनली मैं होल ऑफ इंटरनल लाइफ से निकल चुका हूँ, एंड वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है। तभी वो बोलता है कि ये है नया वर्ल्ड, और वो एक बंदे को देख रहा होता है। तभी वो बोलता है कि चलो एक बार इनकी पावर चेक करते हैं, एंड फिर वो सीधा जाकर उस माफिया के ऊपर हमला कर देता है और उस माफिया को मार देता है। इसकी वजह से उसके बॉडीगार्ड उसके ऊपर हमला करते हैं, बट उस गोस्ट किंग को कुछ भी नहीं होता है और वो बड़े आसानी से उनके अटैक से बच रहा होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जोंग होता है उसके सामने यू होती है। जोंग बोलता है कि वाइल्ड को जल्दी से अपना नाम बताओ। तभी यू बोलती है कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम मुझसे इतनी ज़्यादा एरोगेंटली बात कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद जोंग का दिमाग ख़राब होता है। तब इसका साथी आता है, यानी कि ऑफिसर, एंड वो बोलता है कि सर मुझे इसके रिकॉर्ड मिल चुके हैं होल ऑफ इंटरनल लाइफ के अंदर, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और साथ में इसके दूसरे गोस्ट किंग के बारे में भी। ये बात सुनने के बाद जोंग बोलता है चलो मुझे देखने दो। फिर वो बताता है कि इसका नाम यू है और ये तैंग डायनेस्टी की इम्पेरियल कंकुबाइन थी। इसने ड्रैगन ब्रीथ मैजिक को सीक्रेटली सीखा था और उन्होंने मना करा था हैरम में आने के लिए, जिसकी वजह से कुछ सालों के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा इनोसेंट पीपल को मार दिया। ये सारी बात राजा को पता चल गई और उसने इसको मरवा दिया, और साथ में एक जनरल को भी, क्योंकि उसने भी फिनिश ब्रीथ मैजिक को प्रैक्टिस करा था, और इन दोनों को होल ऑफ इंटरनल लाइफ के अंदर सील कर दिया गया था। फिर जो जोंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने 1000 लोगों को बेफालतू में मारा है और ये बहुत बड़े वाला क्राइम है, इसलिए मैं तुम्हें 3000 कोड़े मारने का हुक्म देता हूँ। ये बात सुनने के बाद ऑफिसर बोल जी हर हम ऐसा ही करेंगे। तभी पीछे से बे बोलता है कि रुको। ये बात सुनने के बाद जोंग बोलता है कि बे तुम इसे क्यों रोक रहे हो। तभी बे झुकते हुए बोलता है कि लॉर्ड जेंग यू एक गोस्ट किंग है और उसके लिए 3000 जो कोड़े हैं वो उसे कुछ भी पेन नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से अभी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो दूसरा गोस्ट किंग है हम उसे कैसे पढ़ सकते हैं। अगर हम इसे सजा देने की सोचेंगे तो इससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये बात सुनने के बाद जोंग बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, बट आखिर हम कैसे दूसरे गोस्ट किंग को पकड़ सकते हैं यू का इस्तेमाल करते हुए। तभी बे बोलता है कि ड्रैगन और फिनिक्स डार्क आर्ट दोनों एक है, इसलिए अगर ये दोनों एक दूसरे दूर रहेंगे तो ये कमजोर हो जाएंगे। इससे ये मतलब निकलता है कि जो गोस्ट किंग है वो जरूर इसे ढूंढने के लिए आएगा। ये बात सुनने के बाद जोंग बोलता है कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो, बट अभी के टाइम पर यू अंडरवर्ल्ड के अंदर है और दूसरा गोस्ट किंग इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं होगा कि वो उसे बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड में आए। ये बात सुनने के बाद वे बोलते हैं कि हाँ मैं इस बात को जानता हूँ, इसलिए मैं यू को ह्यूमन वर्ल्ड में लेके जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद जोंग हैरान होता है एंड वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यू को वहाँ पर लेके जाना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है। तभी वे बोलता है आपको उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक स्पेशल तलिस्मन है, अगर यू कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगी तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दूंगा और इसे वहीं पे मार डालूंगा। ये बात सुनने के बाद लॉर्ड जोंग बोलता है क्या सच में। बे बोलता है कि अगर आपको मेरे विश्वास नहीं हो रहा मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एंड वो अपना तलिस्मन यू के ऊपर हमला करता है एंड
बे बोलता है कि तलिस्मैन एक्टिवेट हो जाओ। जैसे वो तलिस्मैन एक्टिवेट करता है, जोंग की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट आने लग जाती है एंड उसके अंदर अजीब अजीब थॉट आने लग जाते हैं एंड वो अपने मन में सोचते हैं आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ही हीट एनर्जी आ रही है और मैं अपने को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। एंड वो अपने हथकड़ियों को तोड़ते हुए वो बोलती है कि मैं और नहीं सह सकती एंड वो बोलती है कि मेरी बॉडी अपने कंट्रोल से बाहर जा चुकी है और वो बे के पास जा रही होती है। बे ये सब कुछ देखने के बाद सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी जो यू होती है वो बे को अपने पास लाते हुए बोलते हैं कि आओ मेरे अंदर की गर्मी सारी मिटा दो एंड उसके साथ वो कुछ करने की कोशिश करती है। ये सब कुछ देखने के बाद ऑफिसर लोग बोलते हैं कि ये तो कमाल का तलिस्मैन है, मुझे भी ऐसा चाहिए। सच में बे को तो पता है कि गोश्त के साथ कैसे खेलते हैं। तभी बे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती से दूसरा तलिस्मैन इस्तेमाल कर लिया, मैं गलत था। एंड फिर वो अपना दूसरा तलिस्मैन निकालता है एंड वो बोलता है कि चलो इसको ट्राई करते हैं। और जैसे उस तलिस्मैन को वो लगाता है, यू की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, उसके कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है एंड वो बोलते हैं कि मैं और नहीं सह पा रही, प्लीज़ इसे रोक दो, प्लीज़ अभी रोक दो। तभी बे एक चुटकी बजाकर उसे रोक देता है। बे बोलते हैं कि आप दे सकते हो, कि ये मेरे कंट्रोल में है। ये सब कुछ देखने के बाद जोंग बोलते हैं कि बे तुम तो कमाल के हो, मुझे पता नहीं था कि तुम ये सब कुछ भी कर सकते हो। बे बोलता है कि अभी ये मेरी तारीफ करने का टाइम नहीं है, मुझे इसे ह्यूमन वर्ल्ड में लेके जाना पड़ेगा ताकि मैं दूसरे गोस्ट किंग को पकड़ पाऊँ। ये बात सुनने के बाद जोंग बोलता है ठीक है, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, इसलिए तो तुम इसको लेकर दूसरे गोस्ट किंग को पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है थैंक यू मेरे पे विश्वास करने के लिए। एंड फिर वो यू से बोलता है क्या तुमने सुन लिया कि हमें साथ चलना है। एंड वो उसे लेके जा रहा होता है। यू अपने मन में सोचती है कि डैम इट, इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो पाई तो सबसे पहले इसको ही मारूंगी। फिर उसके बाद बे अपने घर पर यू को ले आता है एंड वो बोलता है कि क्वीन मैं वापस आ गया। आखिर वे दोनों कहाँ पर चली गई। तभी वो टीवी न्यूज़ देखता है जहाँ पर रिपोर्टर बताता है कि एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कल एक बड़े से बिजनेसमैन के ऊपर कुछ अनजान आदमियों ने हमला कर दिया जिसकी वजह से 2 बॉडीगार्ड भी मारे गए हैं। एंड अभी हम उनसे पूछेंगे कि उस रात को क्या हुआ था। और रिपोर्टर लोग उसी बंदे से पूछते हैं जिसके ऊपर उस गोस्ट किंग ने हमला करा था। वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना, प्लीज़ मेरा रास्ता बंद मत करो। एंड उसे देखने के बाद यू होती है, वो बोलती है कि तो वही है, आखिर ये इस बॉक्स के अंदर कैसे कैद हो गया, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि ये टीवी है और वो कहीं भी कैद नहीं हुआ है। ये सब कुछ देखने के बाद बे अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब यू को कुछ पता चला है, इसलिए वो इतना स्ट्रेंजर एक्ट कर रही है, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। बे यू को बोलता है कि क्या तुम इस बंदे को जानती हो। यू बोलती कि मैं इसे नहीं जानती। बे बोलता है कि फिर तुम इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रही हो। तभी यू बोलते हैं मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर क्वीन और लिंगलोंग भी आ जाती है। क्वीन बोलती है कि आप वापस आ गए और लिंगलोंग बोलती है कि आप वापस आ गए और आपने हमें बताया भी नहीं, हम आपका बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे। तभी उन दोनों को देखने के बाद यू बोलती है कि तुम्हारे पास तो काफ़ी सुंदर बीवियाँ हैं, फिर भी तुम मुझे अपने घर में लेके आ गए, सच में तुम तो बहुत ज़्यादा लालची इंसान हो। तभी ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी वाइफ्स नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि लिंगलोंग और क्वीन बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं बे के। लिंगलोंग बोलती है कि आप इसको घर पे क्यों लेके आए हो और कौन है जो आपके साथ आ रही है, और ये मुझे बिल्कुल भी ठीक लड़की नहीं लग रही है। तभी ये बात सुनने के बाद किंग बोलते हैं आखिर ये कौन वुमेन है। तभी क्वीन कुछ महसूस करती है एंड वो बोलते हैं इसका ऑरा ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी बे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये गोस्ट किंग है और इसे मैंने पकड़ा है। ये बात सुनने के बाद लिंगलोंग डर जाती है एंड वो बोलती है कि ये गोस्ट किंग है। तभी क्वीन बोलती है कि क्या ये गोस्ट किंग है, इसका मतलब जो ऑरा मैंने पहले महसूस करा था वो भी जरूर किसी गोस्ट किंग का होगा। ये बात सुनने के बाद वे बोलते हैं कि क्या तुमने किसी गोस्ट किंग को देखा आज। तभी क्वीन बताती है कि हाँ, जब मैं लिंगलोंग के साथ शॉपिंग करने के लिए साइनस स्ट्रीट पर गई थी तो मुझे वहाँ पर सेम ओरा फील हुआ था और इसका और उसका ओरा बिल्कुल सेम है, इसका मतलब वो भी गोस्ट किंग होगा। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि साइनस स्ट्रीट ये तो वही है जहाँ पर उस बंदे का इंटरव्यू हो रहा था जिसे देखकर यू भी अजीब रिएक्ट कर रही थी। फिर बे बोलता है कि अब मुझे पता लगाना पड़ेगा कि जो वो बंदा है क्या वो गोस्ट किंग है या और कुछ बात है, और वैसे भी अगर वो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर है तो वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर सकता है, क्या पता वो उस बंदे की जगह पर आ गया हो या फिर उससे प्रोसेस कर लिया हो। तभी वो यू को पकड़ता है एंड वो बोलता है कि मुझे कहीं पर चलना है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसलिए तुम मेरे साथ चल रही हो। ये बात सुनने के बाद यू बोलती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे चोट लग रही है। तभी भी वो बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा और तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बन के दिखाना पड़ेगा, क्या तुम इस बात को समझ गई। ये बात सुनने के बाद यू बोलती है कि क्या गर्लफ्रेंड। तभी वे बोलते हैं कि हाँ, ये एक तरह का रिलेशनशिप टाइप का होता है। ये समझने के बाद यू बोलते हैं क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूं, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तभी ये बात सुनने के बाद वे बोलता है कि अब मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना तलिस्मैन एक्टिवेट कर रहा हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यू चिल्लाने लग जाती है। वो बोलती है कि अरे तुम फिर से। बे बोलते हैं कि हाँ मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से करो।
तभी ये सब कुछ देखने के बाद क्वीन और लिंग लोंग सोचते हैं कि आखिर ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी जो पीछे से यू होती है वो बोलते हैं आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। तभी बे अपने मन में सोचता है कि अगर वो बंदा सच में गोस्ट किंग है, अगर वो मुझे यू के साथ देखेगा तो वो जरूर हम पे अटैक करेगा और ये मेरा टेस्ट होने वाला है उसकी सच्चाई निकालने के लिए। फिर हम लोग लुक फोक ग्रुप ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर वो एक मीटिंग में पहुंचते हैं। बे बोलता है कि वो बंदा यहाँ पर काम करता है, वो जल्दी यहाँ पर आने वाला है। एंड फिर वो अपने मन में बोलता है देखो वो बंदा आ गया, चलो उसका एक बार रिएक्शन टेस्ट करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बंदा जा रहा होता है और वो गार्ड के साथ होता है। तभी बीच में से बे निकल जाता है। ये देखने के बाद गार्ड बोलता है कि आखिर ये तुम कहाँ से जा रहे हो, क्या तुम्हारी आंखें नहीं है। तभी बे नोटिस करता है कि वो यू के साथ में देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि शायद वो ऐसे प्रवोक नहीं होगा। फिर वो यू को अपने पास लाता है एंड उसे बिल्कुल किस करने वाला होता है। बट इस सब से भी उस बंदे को कुछ फर्क नहीं पड़ता और सभी लोग बोलते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है सभी के सामने। तभी यू बोलती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। बे अपने मन में सोचता है कि अभी भी रिएक्शन नहीं आया। तभी वो यू को बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, शायद वो अपने ओरा को हाइड कर रहा है, इसी कारण मैं पता नहीं लगा पा रहा उसके अंदर गोस्ट एनर्जी है या नहीं। अब मुझे डर हो रहा है कि यहाँ पर अगर वो ऐसे घूमता रहा तो वो लोगों को हर्ट भी कर सकता है, इसलिए मुझे उसे अकेले में बुलाना पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका बाकी है। एंड फिर वो अपने उस जेड को निकालता है जो कि उसने जोंग से पाया था। एंड वो बोलता है कि लॉर्ड जोंग मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। ये बात सुनने के बाद लॉर्ड जोंग बोलता है कि कैसी हेल्प। फिर वो सारा प्लान बता देता है। फिर हम लोग रात को देखते हैं जहाँ पर यू सो रही होती है और बे उसके साइड में लेटा होता है। वो बोलता है कि लॉर्ड जोंग मेरी सारी चीज़ें समझ चुके हैं, अब वो वैसा ही करेंगे, अच्छा होगा कि मैं भी गड़बड़ ना करूं। अपने मन में सोचता है कि वो अब मुझे सो जाना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है। तभी खिड़की में से कोई बंदा बाहर आता है और दिखने में तो ये गोस्ट किंग जैसा लग रहा होता है। उसके हाथ में चाकू होता है। बे को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आ चुका है। बट इतनी देर में जो गोस्ट किंग होता है वो अपना नाइफ बे की छाती में घुसा देता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये वही गोस्ट किंग होता है जिसने वो अटैक करा होता है। वो बोलता है कि सुबह के टाइम पर तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे थे, अब देखो तुम एक मरे हुए कुत्ते जैसे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि जो बे की बॉडी होती है वो एक तलिस्मे में चेंज हो जाती है। ये देखने के बाद वो बंदा भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी पीछे से बे बोलता है कि मुझे पहले से शक था कि तुम ही गोस्ट किंग हो और देखो ये मेरा शक बिल्कुल ठीक था, मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आओगे। ये सब कुछ देखने के बाद यू बोलती है कि तुम इन सिंपल ट्रिक के अंदर कैसे फंस सकती हो और सभी लोग भी हैरान होते हैं। तभी जो गोस्ट किंग होता है वो गुस्से में हो जाता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फाइट करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड वो सीधा बे के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। बे बोलता है कि क्या तुम मुझे मार दोगे, बट ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक ट्रैप बिछा होता है जहाँ पर जो अंडरवर्ल्ड के ऑफिसर होते हैं वो उस गोस्टिंग को पकड़ने के लिए नेट बिछाते हैं और उस नेट में उस गोस्टिंग को पकड़ भी लेते हैं। तभी जो जाओ होता है वो बोलता है कि ये स्पेशली नेट गोस्ट किंग के लिए बनाया गया है और तुम इससे नहीं बच सकते। ये तो बे बहुत ज़्यादा स्मार्ट था जो इतना अच्छा ट्रैप एडवांस में उसने सेटअप करवा दिया। ये सारी बात सुनने के बाद गोस्ट किंग बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इन सब चीज़ों से पकड़ सकते हो। फिर वो अपनी फिनिक्स बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उस नेट को तोड़ देता है एंड वो बोलता है कि तुम सभी लोग एरोगेंट फूल्स हो जिन्हें लगता है कि वो एक गोस्ट किंग को पकड़ सकते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं। फिर गोस्ट किंग बोलता है कि आज तुम सभी लोग मारे जाओगे। तभी ये बात सुनने के बाद जो जोंग होता है वो बोलता है कि बे संभालो। तभी हम लोग देखते हैं कि बे अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है ताकि वो गोस्ट किंग का मुकाबला कर सके। बे बोलता है कि आप चिंता मत करो, ये मेरे इलाके में जहाँ पर ये मेरा कुछ भी नहीं काट सकता। फिर बे अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ही तबाही मचा दी है मेरी टेरिटरी के अंदर, आज मैं तुम्हें सज़ा देने वाला हूँ जो भी तुमने काम करे हैं। एंड वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और वो अपनी बुद्धा का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड से हमला करता है एंड वो बोलता है कि तुम जैसे बंदे को मर जाना चाहिए। जैसे ही वो स्वॉर्ड का अटैक गोस्टिंग को लगता है उसको भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है एंड उसके मुँह से भी खून निकल जाता है और वो मरने जैसी हालत में हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी पावर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वे बोलता है कि लॉर्ड जोंग आपके लिए मैं इसको पकड़ दूंगा। ये बात सुनने के बाद जोंग बोलता है कि ब्रदर तुम्हारी फैमिली का पूरा नाम क्या है, मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ क्योंकि जो तुमने स्किल्स दिखाई है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वे बोलता है कि अरे ये तो नॉर्मल सी टेक्निक थी, आप इतनी ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो। तभी जो गोस्टिंग होता है वो बोलता है कि आज मैं बिल्कुल भी नहीं मर सकता और सील होने की बात तो बहुत दूर की है। और फिर वो यू की बॉडी में से ड्रैगन पल को लेने लग जाता है। ये देखने के बाद जो यू होते हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा मत करो। तभी जो गोस्टिंग होता है वो बोलता है कि यू अपनी ड्रैगन ब्रीथ मुझे दे दो, अगर मैं इसे ऑब्जर्व कर लेता हूँ तो मेरे पास इतना ताकत होगी कि मैं आसानी से इबे नाम के लड़के को ख़त्म कर सकता हूँ। तभी जो यू होती है वो बोलते ही नहीं मुझे मत मारो, अगर मेरे पास ड्रैगन ब्रीथ नहीं होगी तो मैं मारी जाऊँगी। तभी जो
गोस्टिंग होता है वो बोलता है कि नहीं, आज मुझे इसको तबाह करना ही है। एंड वो उसकी ड्रैगन ब्रीथ को लेने लग जाता है, जिसकी वजह से जो यू होती है वो ज़्यादा देर में चिल्ला रही होती है और गोस्टिंग अभी भी उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये देखने के बाद बे बोलता है कि ये उस पावर को ऑब्जर्व कर रहा है, हमें उसे रोकना पड़ेगा। तभी जोंग बोलता है कि हाँ ऐसा ही करते हैं, मैं जाकर इस गोस्टिंग को पकड़ता हूँ, तुम जाकर यू को पकड़ो। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो बे होता है वो गोस्टिंग को पकड़कर पीछे की तरफ खींच रहा होता है। दूसरी तरफ जो जू होता है वो यू को पीछे खींच रहा होता है। गोस्टिंग अपने मन में सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसने तो पूरी प्रोसेस को इंटरप्ट कर दिया है। और उसका मुंह फटने लग जाता है और वहीं पर वो फट जाता है, जिसकी वजह से उसका जो फिनिक्स होता है वो बाहर निकल जाता है और वो सीधा जाकर यू की बॉडी में चला जाता है। जिसकी वजह से अब फिलहाल के टाइम पर यू की बॉडी में ड्रैगन ब्रीथ के साथ साथ फिनिक्स की भी पावर आ चुकी है, जिसकी वजह से यू बेहोश हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर उसके अंदर जा चुकी है। यू को देखने के बाद जोंग बोलता है कि बे जो इसकी बॉडी के अंदर ड्रैगन और फिनिक्स ब्रीथ है दोनों इसके अंदर घुस चुकी है और जो इसकी करंट कल्टीवेशन लेवल है उसके हिसाब से सिर्फ ये आधा घंटा और जी पाएगी। अगर हमने कुछ नहीं करा तो जो दो पावर इसके अंदर घूम रही है वो इसे मार डालेंगी। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि आप इसकी बॉडी का ध्यान रखो, मैं इसकी सोल रिलम में जा रहा हूँ ताकि मैं इसे ठीक कर सकूं। और फिर वो यू के सोल रिलम में पहुंच जाता है। यू के सोल रिलम के अंदर यू बीच में होती है जहाँ पर फिनिक्स और ड्रैगन एक साथ घूम रहे होते हैं और बे वहाँ पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि वो अपने सोल रिलम के अंदर भी बेहोश होती है। उसे देखने के बाद वो अपने मन में बोलता है कि इसकी जो आधी सोल है वो आधी मर चुकी है, मुझे इसको बचाना पड़ेगा वरना ये अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर ही मर जाएगी। फिर वो अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए उसके अंदर डालने लग जाता है, जिसकी वजह से जो फिनिक्स और ड्रैगन होता है अंदर वो उसके ऊपर हमला करता है बे के ऊपर, ताकि वो अपने काम में कंप्लीट ना हो पाए। बट जो बे होता है वो अपने तलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए फिनिक्स और ड्रैगन को रोक रहा होता है और एक तूफान में उन्हें फंसा देता है। बे अपने मन में बोलता है कि इस लड़की की बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है, अभी के टाइम पर मुझे इसकी सोल को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि ये इन दो बीस्ट के सामने डवर ना हो जाए, वरना ऐसा हो गया तो डेफिनेटली मारी जाएगी। बट अच्छी बात यह है कि मेरे पास एक सोल स्ट्रेंथनिंग आर्टिफैक्ट है, अगर ये हमारे पास नहीं होता तो इससे बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती। और जो ये टर्नेडो वाला था इसमें इस्तेमाल करा है मैंने, ये थोड़ी देर के लिए ही है, मुझे जल्दी जल्दी ये करना पड़ेगा। फिर वो उस आर्टिफैक्ट का जो पानी होता है वो एक कपड़े में लगाता है एंड वो बोलता है कि ये एशियंट लिक्विड है जिसका इस्तेमाल करते हुए अगर मैं इसकी स्किन पे लगा दूँ तो इसकी सोल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी और ये जल्दी करना पड़ेगा। और वो उसकी बॉडी के अंदर वो पानी लगा जाता है और वो उसके हर बॉडी पे लगा रहा है, तो समझ लो कि हर जगह, मतलब हर जगह। फिर जो बे होता है वो बोलता है कि मैंने सब कुछ ये कर लिया, बस एक जगह बाकी है, अगर मैं वहाँ पर भी ये लिक्विड लगा देता हूँ तो ये ताकतवर हो जाएगी और मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो आखिरी जगह उसका पिच्छू होता है, जैसे ही वो उस पर लगाने वाला होता है यू उठ जाती है। यू ये सब कुछ देखने के बाद हैरान होती है एंड वो बोलती है आखिर तुम क्या कर रहे हो मेरे सोते टाइम पर। तभी यू बोलता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद जो यू होती है वो बोलते है ठरकी चुप हो जाओ एंड वो सीधा बे के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। बे उसके अटैक से बचता है एंड वो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अपने आसपास देखो, ये फिनिक्स और ड्रैगन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, बस मैं तुम्हारी सोल को ताकतवर कर रहा हूँ ताकि तुम और ज़्यादा ताकतवर हो जाओ और इन्हें ऑब्जर्व कर पाओ, मेरा विश्वास करो। तभी यू बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ। बे बोलता है कि अच्छा है कि तुमने मेरा विश्वास कर लिया, वैसे भी मेरे इंटेंशन बिल्कुल ठीक थे। तभी जो यू होती है वो शर्माते हुए बोलते हैं कि तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है। बे बोलता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, बस एक जगह बाकी है तो मुझे यहाँ पर करने दो। एंड फिर वो उसके पीछू पे भी कपड़ा फेर देता है, जिसकी वजह से जो यू होती है वो काफ़ी अजीब फेस बनाती है एंड उसे भी काफ़ी अजीब फील हो रहा होता है। बे बोलता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथन हो चुकी है, अब तुम आसानी से इस फ्यूजन को संभाल पाओगी। एंड वो बोलता है कि अब मेरा टाइम हो चुका है यहाँ से जाने का, और वो यू की सोल से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ड्रैगन फिनिक्स होता है वो यू के अंदर ऑब्जर्व होने लग जाता है। बाहर की तरफ जो लिंग लोंग होती है वो बोलती है कि आखिर कब तक जो बे है वो अंदर रहने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं कि बे वहाँ पर बाहर आ जाता है। बे बोलता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब देखो ये क्या होता है। तभी जोंग बोलता है कि बे सब कुछ कैसा रहा। बे बोलता है कि सब कुछ ठीक रहा और वो जल्दी उठने वाली है। लिंग लोंग बोलती है कि देखो वो उठ रही है, और हम लोग देखते हैं कि यू उठती है तो उसकी एक आंख लाल होती है और एक ब्लू होती है, जो कि ये शो करती है कि उसके पास अब ड्रैगन और फिनिक्स दोनों की पावर है। बे बोलता है कि आखिर क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। एंड वो अपने मन में सोचता है कि शायद जो मैंने अंदर काम करा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है और मुझसे पंगा लेना चाहती है। तभी यू बोलती है कि बे तुम्हारा शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए,
ये सब कुछ सुनने के बाद बे अपने मन में सोचता है कि सिर्फ इसे मुझे थैंक यू कहना था, तो मुझे इतना डरा क्यों रही थी। एंड वो बोलता है कि तुम्हें शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, मेरा काम ही है दूसरों को बचाना। तभी जोंग बोलता है कि बे अभी के टाइम पर इसको अंडरवर्ल्ड में लेके जाना चाहिए मुझे, क्योंकि इसके पास इतना पावर है कि वो आसानी से इस ह्यूमन वर्ल्ड को तबाह कर सकती है, तो इसे हमें अपनी थोड़ी निगरानी में रखना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद बे बोलता ठीक है, एंड वो बोलते बाद में मिलेंगे। और जो बे और लिंग लोंग और क्वीन होती है वो भी रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक अंधेरी रात को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग जा रहे होते हैं और वो एक मंत्र पढ़ रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि जितने भी भूतिया शक्तियाँ हैं वो हमसे दूर रहो, हमारा रास्ता छोड़ो। और वो ऐसा करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कुछ महसूस करता है। फिर उसके बाद हम लोग उसकी चीख सुनते हैं। लोग आधी रात को बे को देखते हैं जो कि सो रहा होता है, एंड वो अपने सपने में बोल रहा होता है कि मैं और ड्रिंक नहीं कर सकता, प्लीज़ रहने दो। और हम लोग देखते हैं कि जो लिंग लोंग होती है वो मान नहीं रही होती है। वो बोलती है कि तुमने मेरी जान को बचाया है, तुम्हें इस ड्रिंक को पीना ही पड़ेगा, जल्दी से पी जाओ। और साइड में जो बे की गोदी में होती है वो क्वीन होती है, एंड वो बोलती है कि सेवियर आपने मेरी भी जान बचाई है और मेरा रिवेंज भी लिया है, मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ, तो एक और ड्रिंक कर लीजिए। तभी जो बे होता है सपने में क्वीन को छेड़ रहा होता है, तो क्वीन बोलती है कि प्लीज़ रुक जाओ। दूसरी तरफ जो लिंग लोंग होती है अपने मुंह में ड्रिंक लेते हुए बोलती है कि क्यों ना मैं आपको ऐसे ड्रिंक पिलाऊं ताकि आपका मुंह गीला हो जाए। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है क्या तुम ऐसा ही करने वाली हो। लिंग लोंग बोलते हैं कि हाँ, एंड वो उसे किस करने के लिए बढ़ती है। तभी एकदम धमाके की आवाज़ आती है जिसकी वजह से बे उठ जाता है, एंड वो बोलता है कि किसने मेरे सपने को ख़राब कर दिया, वो भी इतनी रात को। आखिर कौन है जो मुझसे मरना चाहता है। मैं उसे ऐसा शराब दूंगा कि उसका छोटा भाई कभी भी ना होगा। तभी वो देखता है खिड़की से कि एक गोश्त एक दायूस के पीछे लगा होता है, एंड वो दायूस बोल रहा होता है हेल्प, मेरी जान बचा लो कोई। तभी वो बे को देखता है, एंड वो बे को देखने के बाद अपने मन में बोलता है कि जो इसका हो रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद मुझे उस घर में छुप जाना चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ को बचा सकूँ। एंड वो पूरी स्पीड के साथ बे के घर में घुस जाता है। ये देखने के बाद बे हैरान होता है, एंड वो बोलते हैं कि ये मेरा घर है। तभी जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना पर मुझे अपनी लाइफ को बचाना है। तभी वो गोश्त बे के घर में घुसने लग जाता है। ये देखने के बाद बे को गुस्सा आ जाता है, एंड वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे उड़ा देता है। एंड वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हो। तभी वो उस बंदे के पास जाते हुए बोलता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये बात सुनने के बाद वो बंदा बे को पकड़ कर रोने लग जाता है, एंड वो बोलता है ब्रो तुमने मेरी जान बचा ली है, सच में तुम तो एक मेरे बड़े भाई जैसे हो। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम एक छोटी बच्ची की तरह क्यों रो रहे हो, तुमने तो मेरे पूरे कपड़े भिगो दिए हैं। तभी वो उसे दूर करते हुए बोलता है कि तुम्हारे कपड़ों से ऐसा लग रहा है कि तुम गोश्त पकड़ने वाले बंदे हो, तो फिर तुम गोश्त से कैसे डर सकते हो, सच में तुम तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर रहे हो मुझे। ये बात सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि हाँ मैं एक दायस्ट हूँ, बट जो मेरा लेवल है स्किल का वो आपके जैसा नहीं है। एंड जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले देखा आपकी जो स्किल्स थी वो कमाल की थी, और वो अभी के टाइम पर अर्थ इमोर्टल लेवल पे होगी जो कि मेरे मास्टर जितनी होंगी। बे बोलता है कि अर्थ इमोर्टल आखिर तुम्हारे इससे क्या मतलब है। तभी जो वो बंदा होता है वो बताता है कि हमारा जो दाउस कल्टीवेशन है उसके अंदर बहुत सारे लेवल है, क्या आप इसके बारे में नहीं जानते। सबसे नीचे आता है दाउ स्पिरिट, फिर उसके ऊपर आती है जेनरैन, फिर उसके ऊपर क्रिस्टल मास्टर, फिर उससे ऊपर अर्थ इमोर्टल, और उससे ऊपर स्पिरिट इमोर्टल, और सबसे ऊपर होते हैं अपर इमोर्टल। और हमारे सेक्ट में भी यही सिस्टम चलता है जिसकी वजह से अलग अलग बंदों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, और जो जितना ऊपर जाता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रोंगर हो जाता है। ये बात सुनने के बाद वे बोलता है कि आखिर तुम कौन सेक्ट से आते हो। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं इनर डिसेबल हूँ इनर सेक्ट का, और मेरा नाम फैसू है। तभी ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि अगर तुम्हारा इतना अच्छा बैकग्राउंड है तो तुम गोश्त से क्यों डर के भाग रहे थे। ये बात सुनने के बाद वो फिर बोलता है कि ये थोड़ा शर्मिंदा है बताने में, बट मैं आपको बता दूं मेरे जो कमांडर थे उन्होंने मुझे कमांड दिया था कि आज मुझे 8 फायर ईटिंग गोस्ट को इनर माउंटेन में लेके जाना था मेरे ताइनर सेक्ट के अंदर, बट हमारे ऊपर रास्ते पे हमला हो गया और वो सारे 10 स्विफ्ट गोट्स थे और उन्होंने हम पे एकदम अटैक करा, तो हमारे पास सिर्फ भागने का ही ऑप्शन था। अगर मैं वहाँ रुकता तो मैं मारा जाता। फिर वो एकदम चिल्लाते हुए बोलता है अरे नहीं, जो मेरे पास मेरे मास्टर ने 8 फायर ईटिंग गोस्ट दिए थे वो सारे तो चोरी हो चुके हैं। अब मैं अपने मास्टर को क्या बताऊंगा, वो तो मुझे मार डालेंगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो बे की तरफ देखता है, वो बोलता है कि ब्रदर आप इतना सीखफुल हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो जो भी इसको पकड़ने में। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि आखिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँगा। तभी वो बंदा बोलता है कि हम दोनों दायो सेक्स से हैं और मुझे आप पे भरोसा है कि आप मुझे ऐसे मरने नहीं दोगे, और वैसे भी वे 8 गोस्ट अगर सिटी के अंदर चले गए तो वो बहुत ज़्यादा तबाही कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसे zombies को ऐसे सिटी के अंदर खुले में नहीं घूमने दे सकता, वो सच में वो तो डिजास्टर होंगे और हम उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। फिर वो अपने पास से अपने कोइंस को निकालता है, एंड वो बोलता है कि मैं अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ
शायद मैं उसके ओरा से उन ईटिंग गोस्ट के बारे में पता लगा पाऊँ। एंड फिर से वो अपना मंत्र पढ़ने लग जाता है। जैसे वो मंत्र पढ़ता है वो देख पाता है कि कहाँ पर वे सारे फायर गोस्ट है, बट हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बैरियर टाइप का होता है जिसकी वजह से वो बे को आगे जाके और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देते। और जो बैरियर होता है जो बे को रोक रहा होता है वो बे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं देख पाता। बे को ऐसे हरकत करते हुए देखकर फे बोलता है कि बिग ब्रदर आखिर क्या हुआ, जो आपका ट्रैकिंग स्पेल था जो आपने यूज करा वो तो बहुत ज्यादा रेयर है, वो तो हमारे दाव सेक्टर के अंदर भी स्किलफुल बंदा ही कर सकता है। तभी जो बे होता है वो बताता है कि फे मैं एनिमीज के द्वारा टारगेट करवा दिया गया, जिसकी वजह से मैं आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया। और मैंने ये तो ट्रैक कर लिया कि वो कहाँ पर छुपाए हुए हैं, बट वहाँ पर एक मैजिकल फील्ड है जो किसी के द्वारा कंट्रोल करी जा रही है। तो मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि कोई तुम्हें टारगेट कर रहा है। ये बात सुनने के बाद फे बोलता है कि मेरे तो कोई एनिमीज भी नहीं है, बट अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल एनिमीज के जो तो नहीं है, बट मेरे टेंशन सेक्ट में एक अपोनेंट है तानिया सेक्ट, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करते रहते हैं। एक बार तो उन्होंने हमारे एशियट कप्स को चुराने की कोशिश करी थी क्योंकि वो उनसे जेंगन पपिट बनाते हैं, और जब से वो हमारे एनिमीज हैं। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि क्या टेंशन सेक्ट, तभी फे बताता है कि हाँ जो टेंशन सेक्ट है वो एक टेरेबल रेपुटेशन वाला सेक्ट है जहाँ पर वो लाशों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उन्हें कंट्रोल करके उनकी बॉडी का पपेट बना सके। इसलिए सभी लोग उन्हें रूथलेस किलर की तरह भी देखते हैं। फिर वो बताता है कि शायद वो फायर ईटिंग गोस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वो बहुत सारे लोगों को इन मामलों में फंसा सके। ये बात सुनने के बाद जो बे होता है वो बोलता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा भड़क की बात है। एंड वो बोलता है कि जितने भी मेंबर्स हैं दाव सेक्ट के उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन मैटर को सॉल्व करने की, इसलिए फिर तुम मेरे साथ चलो, मैं उन फायर ईटिंग गोस्ट को वापस लेने जा रहा हूँ। फिर बोलता है कि थैंक यू सो मच बिग ब्रदर आपकी हेल्प के लिए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। बे बोलता है कि फायर ईटिंग गोस्ट अंदर ही है। तभी फेड रहते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेस है। तभी बे बोलता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, बस तुम मेरे पास रहना। बे बोलता है कैसे ना घबराऊँ, ये जंग कितनी खतरनाक है। बे बोलता है कि फायर ईटिंग गोस्ट शायद इन जार के अंदर सेल होंगे, चलो एक बार चेक करते हैं। बट जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर अचानक एक मैजिकल फील्ड एक्टिवेट हो जाती है। तभी बे बोलता है कि शायद हम एक एम्बुश के बीच में फंस चुके हैं, और वो अचानक नीचे गिर जाते हैं। तभी जो फे होता है वो बोलता है कि बिग ब्रदर आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तभी बे बताता है कि किसी ने हम पे अटैक करा है, और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर 4 जनरल गोस्ट आ जाते हैं। एंड उनको देखने के बाद बे बोलता है कि फे देखो जो हमारे एनिमीज हैं वो ऑर्डिनरी पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो 4 ब्यूटीफुल गोस्ट जनरल्स हैं। ये बात सुनने के बाद फे बोलता है कि बिग ब्रदर आप इस टाइम पे भी मजाक कैसे कर सकते हो। एंड वो एक गोस्ट जनरल के अटैक से बचते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। बे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगे। और हम लोग देखते हैं कि बे एक गोस्ट जनरल को एक लात मारता है जिसकी वजह से वो दूर जा गिरती है। तभी 2 गोस्ट जनरल दोबारा बे के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ती है, बट हम लोग देखते हैं कि बे अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है एंड वो उन दोनों गोस्ट जनरल के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वो गोस्ट जनरल हंसने लग जाते हैं, और अचानक बे के पीछे से 3 भाले निकलते हैं जो कि बे के ऊपर हमला कर देते हैं। बे उनके अटैक से तो बचता है पर उसको थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। ये देखने के बाद बे बोलता है कि बिग ब्रदर क्या तुम ठीक हो। बे बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ और छोटी मोटी मुझे स्क्रैच लगी है। तभी वो अपने मन में बोलता है कि जो एक गोस्ट जनरल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, इनके अटैक अपीयर हो रहे हैं अचानक किसी भी डायरेक्शन से। तभी फिर बोलता है कि हाँ मुझे अभी याद आया, जो टेंशन सेक्ट है वो एक कॉइन की इन्फॉर्मेशन करते हैं जिसके अंदर वो एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे जो उनके अटैक होते हैं वो डायरेक्शन चेंज करके वो अलग जगह से उनके अटैक निकलते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो जाते हैं। ये बात सुनने के बाद भी बोलता है अगर ये इन्फॉर्मेशन है तो ये तुम्हारी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जिससे हम जीत सकते हैं। एंड वो बोलता है कि सबसे पहले मुझे कोर को पता लगाना पड़ेगा ताकि मैं इसे ब्रेक कर सकूँ। फिर वो अपनी आई ऑपरी सेक्शन का इस्तेमाल करता है जिससे वो पता लगा लेता है कि उनमें से कोर वाली जो गोस्ट है वो कौन है। तभी वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लिया एंड जो कोर है वो तुम्हारे अंदर है। एंड वो सीधा उसके ऊपर हमला करता है और वो अपने मुंह से की पावर को ऑब्जर्व करने लग जाता है। जैसे वो उस पावर को ले रहा होता है तभी वो गोस्ट जनरल बे के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ती है। बे अपने मन में सोचता है कि जो इसका कोर ऑब्जर्वेशन है वो इंटरप्ट हो चुका है। फिर वो दोबारा उसके हाथों पकड़ता है एंड वो बोलता है कि तुम मुझे दूर नहीं जा सकती और मुझे अपनी जो डिस्टेंस हम दोनों के बीच में है वो मुझे कम करनी पड़ेगी ताकि मुझे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाऊँ। एंड वो अपने मन में बोलता है ये इमरजेंसी है और मेरे पास सिर्फ यही चॉइस बचती है, मुझे अपने को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और वो सेक्रीफाइस के नाम पर लिटरली उसे किस कर लेता है। एंड जैसे ही बे उसे किस करता है उसकी एनर्जी को वो ऑब्जर्व कर लेता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि फाइनली मैं इसमें ससेड हो चुका हूँ। एंड फिर वो उस कोर को बाहर निकाल देता है
एंड फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन फोर्स चैनल के ऊपर हमला कर देता है। एंड वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे कोर को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, जो तुम्हारी क्वान फॉर्मेशन है वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। और एक अटैक के साथ उन सभी को वो घायल कर देता है। फिर बोलता है कि बिग ब्रदर क्या आप ठीक हो? तभी हम लोग देखते हैं कि दोबारा जमीन फटती है और वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं और वो उस मैजिकल पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं। तभी बे बोलता है कि इन जार के अंदर फायर ईटिंग गोस्ट है और हमने इन्हें ढूंढ लिया है। तभी फे बोलता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। तभी जैसे उसे खोलने की कोशिश करता है, तभी वो बंदा सामने आता है और बे के ऊपर हमला करता है। एंड वो बोलता है कि ब्रेड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को छेड़ने की? और ये टेंशन सेक्ट का एंशिएंट ड्रैगन होता है। वो ड्रैगन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डोजो के अंदर आने की? बे ये बात सुनने के बाद वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर कोई बंदा भी है। तभी फे बोलता है कि बे ब्रदर क्या तुम ठीक हो? तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने हमारे फायर ईटिंग गोस्ट को क्यों कैद करा है? जल्दी से हमें वापस दे दो। तभी वो ड्रैगन बोलता है कि तुम तो नए सेक्ट से हो ना, तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है। मुझे अब डर लग रहा है कि जो तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है अच्छे वाली, उसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपने और अच्छे पॉपेट बना सकता हूँ। एंड फिर वो सीधा हमला करने के लिए बढ़ता है। एंड वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल पोलाइट नहीं होऊंगा। ये बात सुनने के बाद फिर बोलता है कि बास्टर्ड, पहले तुमने मेरा सामान चुराया, अब तुम मुझे हर्ट भी करना चाहते हो। लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो अपना टाइगर कमांड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद एक टाइगर उसके ऊपर हमला करने के लिए पड़ता है। पर ड्रैगन अपने एक अटैक के साथ उसके ड्रैगन को खत्म कर देता है। एंड वो बोलता है कि ब्रेड तुम्हारे पास तो मैजिकल पावर्स है, बट तुम्हें अभी भी प्रैक्टिस की जरूरत है। और वो सीधा जाकर फेगो गले से पकड़ लेता है। एंड वो बोलता है कि बट अनफॉर्चुनेटली अब तुम्हें आगे मौका नहीं मिलेगा अपने पावर को बढ़ाने का। तभी बे उठता है एंड वो बोलता है कि तुम मेरे छोटे भाई को मेरे सामने बुली नहीं कर सकते। ऐसी कुछ स्किल के बाद लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई है। तभी जैसे ही बे उसके हाथ को दबाता है, ड्रैगन चलाने लग जाता है और बे से डर कर वो पीछे हट जाता है। ड्रैगन अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बंदा मेरे क्लोज कब आया, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला और मेरे पास तो रिएक्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तभी बे बोलता है कि अब क्या तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो? एंड वो अपनी सोडो निकालते हुए बोलता है कि बास्टर्ड अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। एंड वो सीधा जाकर ड्रैगन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। ड्रैगन बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो, पहले मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था बट अब नहीं होऊंगा। एंड वो एक एनर्जी बीम बनाता है एंड वो बोलता है कि अब तुम मारे जाओगे। एंड वो सीधा उस बीम से बे की ओर हमला कर देता है, जिससे बे की स्वॉर्ड भी टूट जाती है और वो अटैक सीधा जाकर बे को लगता है। वो बंदा हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि हाँ हाँ, मैंने तुम्हें मार दिया है, अब तुम मारे जा चुके हो। जैसे ही वो अटैक बे पे लगता है, बे वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी ये देखने के बाद फेयर डर जाता है एंड वो बोलता है बी ब्रदर आप खड़े हो ना, प्लीज़ बिग ब्रदर प्लीज़ मुझे से डराओ मत। तभी ड्रैगन उसके पास आता है एंड वो बोलता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत थी जो इसने मेरा अटैक को ब्लॉक करा है, सच में ये काफ़ी अच्छी मौत मरा है। तभी फेब बोलता है कि नहीं, ये ऐसे नहीं मर सकता है। तभी ड्रैगन बोलता है कि इस बंदे के पास बहुत अच्छी फिजिक थी, इस बॉडी को मैं अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसका एक पपेट बनाकर। तभी फे बीच में आते हुए बोलता है कि तुमने मेरे ब्रदर को मारा है, मैं तुमसे डेथ तक फाइट करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। तभी ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करता है एंड वो बोलता है कि तुम इसकी चिंता बाद में करना, पहले खुद की चिंता करो। और हम लोग देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है उन दोनों को बेस्ट कर देता है। वो बोलता है कि तुम दोनों के पास एक अच्छी फिजिक्स है जो कि कई हज़ारों सालों में एक बार मिलती है। एंड वो अपने गॉन्टलेंट को लाकर बे को उठाता है एंड वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें अच्छे से रिफाइन कर सकता हूँ। एंड उसको वो गॉन्टलैंड में डालते हुए बोलता है कि आज से तुम मेरे पपेट बन जाओगे। एंड अपने गॉन्टलैंड को बंद कर लेता है एंड हंसते हुए बोलता है कि आज मैं एक ऐसा पपेट बनाऊंगा जो कि मेरे सीनियर ब्रदर भी हैरान हो जाएंगे उसको देखने के बाद, और वो मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे। ये सब कुछ देखने के बाद फिर डरा होता है एंड वो बोलता है कि ब्रदर मुझे माफ़ कर देना, ये सारी मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हें इन सारे मैटर में नहीं डालता तो तुम इसमें कोई फंसते नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो गॉन्टलेट अचानक हवा में उड़ने लग जाता है और अचानक फट जाता है। इसमें से डेविल बे निकलता है जिसके आसपास बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी होती है। ये देखने के बाद जो ड्रैगन होता है वो भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर बोलता है कि ब्रदर क्या आप मरे नहीं हो? तभी जो डेविल बे होता है वो ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। ये देखने के बाद जो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। बट हम लोग देखते हैं कि जो बे होता है वो अटैक करता है उस ड्रैगन के ऊपर एंड उसकी गर्दन पे कट मारते हुए एंड वो हंसता है। तभी ये सब कुछ देखने के बाद ड्रैगन हट जाता है। तभी बे अपने एक पावर का इस्तेमाल करता है जिससे उसके बहुत सारे डुप्लीकेट क्लोन बन जाते हैं एंड वो सीधा उस ड्रैगन के ऊपर हमला करते हैं और उनकी हर जगह पर स्वॉर्ड घुसा देते हैं। वो बंदा अपने मन में बोलता है कि अब मुझे याद आ रहा है जो ओरा इसके अंदर से आ रहा है वो डार्क डायोस्ट का है। और ये कहते हुए
वो बोलता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं इसे क्यों रिफाइन नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास पहले से ही डार्क दाओ की फिजिक है एंड वो ऐसे करते हुए मर जाता है। और जो बे की ब्लैक ओरा होता है वो भी गायब हो जाता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद फे भी हैरान होता है एंड वो बोलता है बिग ब्रदर। फिर हम लोग 18 साल पहले देखते हैं जहाँ पर वो सारे डेविल लोग मारे जाते हैं एंड वहाँ पर छोटा बे होता है एंड वो बोलता है डैड मैं बहुत डर रहा हूँ, प्लीज मेरी रक्षा करो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। तभी जो उसका फादर होता है बे का, वो बोलता है कि जितने भी गोश्त थे वो मैंने मार दिए, अब हम दोनों साथ में घर पे जाने वाले हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो बे का फादर होता है वो आधा ह्यूमन और आधा मॉन्स्टर लग रहा होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फी होता है वो बे को अपने कंधे पर रख कर लेके जा रहा होता है एंड वो बोलता है बिग ब्रदर थोड़ा देर और वेट कर लीजिए, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। तभी बे की आँख खुलती है एंड वो एकदम बोलता है कि आखिर तुम मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हो। तभी बे अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद फे हैरान होता है एंड वो बोलता है बिग ब्रदर क्या आप अभी तक ठीक हो। बे बोलता है कि क्या यही टेंशन सेक्ट है, आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो। तभी फे बोलता है कि मुझे लगा कि आप मर चुके हैं तो मैंने अपने मास्टर को एडवांस में मैसेज छोड़ दिया था और मुझे लगा कि वो ही आपको बचा पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ले आया। जो बे होता है वो अपने मन में सोचता है कि शायद जो मेरा सिगरेट है जो कि मैं इतने दिनों से छुपा के रख रहा था वो बाहर आ चुका है एंड ये अपने डार्क ओरा के बारे में बात कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है एंड वो बोलती है कि बे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ चलो। तभी उसे देखने के बाद फे बोलता है लिटिल जूनियर सिस्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और मास्टर को बे का नाम कैसे पता है। बे बोलता है आखिर तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेने के लिए आए हो। तभी वो जूनियर सिस्टर बोलती है कि मेरे मास्टर तुम्हारे फादर को जानते हैं एंड उनका नाम भी बताती है कि उनका नाम बे साफू है। ये बात सुनने के बाद बे अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मेरे फादर को कैसे जानते हैं और इन्हें तो मेरे फादर का नाम भी पता है। तभी जो जूनियर सिस्टर होती है वो बोलती है तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। और जो बे होता है वो अपने मन में भी सोच रहा होता है आखिर ये मास्टर कौन है जो मेरे फादर के बारे में भी जानती है, लगता है मुझे इसके बारे में पता लगाना चाहिए। तभी जो जूनियर सिस्टर होती है वो बोलती है कि मास्टर आपका अंदर वेट कर रहे हैं और उन्होंने ये भी बोला है कि आप सिर्फ अकेले ही अंदर जा सकते हो। एंड वो बोलती है कि आप अंदर चले जाओ। बे अंदर जा रहा होता है। ये देखने के बाद फिर बोलता है कि आखिर जो मास्टर है वो बिग ब्रदर से अकेले में क्यों मिलना चाहती है, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता। बे बोलता है कि शायद कोई हमारी पर्सनल बात होगी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अंदर जा रहा हूँ। तभी हम उस मास्टर की थोड़ी सी झलक देखते हैं जो बे को देखने के बाद बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो चुका है, बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, अब देखते हैं कि इसमें क्या एबिलिटीज़ हैं। बे बोलता है कि क्या कोई अंदर है, मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई क्यों दे रहा है। तभी वो एक बैरियर के अंदर फंस जाता है एंड उसे एक तरह के इल्यूजन दिखने लग जाते हैं जहाँ पर वो बोलते हैं कि ब्रदर बे मैं आपका बहुत दिनों से वेट कर रही थी। एंड वहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती है एंड वे बोलती है कि हम आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, आप हमारे साथ कुछ करने के लिए तैयार होना है। एंड वो बे के बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। ये देखने के बाद बे अपने मन में बोलता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब कुछ मेरे साथ पहले अंडरवर्ल्ड में भी हुआ था, क्या ये एक तरह का टेस्ट है। और तभी लड़कियाँ कपड़े उतारते हुए बे की बोलते हैं कि ब्रदर बे सच में आप तो बहुत ज़्यादा थक चुके हो गए इतनी ज़्यादा जर्नी के बाद, तो हमें एक बार मौका दीजिए आपको मसाज देने का। बे अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं और देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। तभी बे में से एक एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से वो सारा मिराज टूट जाता है और ये जो एनर्जी होती है वो बे के छोटे भाई से निकलती है। बे अचानक हैरान होता है कि उसके आसपास कुछ भी नहीं है एंड वो बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तभी वहाँ पर जो बे की मास्टर होती है जिसका नाम गो होता है वो बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम अभी भी वर्जिन होगे। एंड फिर गो बोलती है कि तुम्हारी जो विल पावर है वो तुम्हारे फादर से तो अच्छी है। एंड फिर वो उसके पास जाते हुए बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम अभी भी इतनी ज़्यादा प्योर होगे। तभी बे गो की इतनी सारी बातें सुनने के बाद बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी जो गो होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारी बस प्योरिटी चेक कर रही थी अपने फॉर्मेशन से, बट तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया है। मेरा नाम गो है और मैं लीडर हूँ तेनाई सेक्ट की और मैं तुम्हारे फादर की पहले दोस्त भी थी। फिर वो बार बार बे की छोटे भाई को देख रही होती है। बे अपने छोटे भाई को छुपाते हुए बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो। तभी जो गो होती है वो बोलते तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बस मैं थोड़ी क्यूरियस थी। बे बोलता है कि आखिर तुम किस बात से क्यूरियस थी। तभी जो गो होती है वो बताती है कि मैं इस बात से क्यूरियस थी कि जो मेरे दोस्त का बेटा वो कितना ज़्यादा ग्रो हो चुका है। तभी बे बोलता है कि क्या तुम मेरे फादर को जानती हो। तभी गो बताती है कि हाँ मैं उनको जानती हूँ, वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे पहले, बट वो बाद में एक डार्क दायोस्ट बन गए थे जिनकी वजह से उनकी डार्क एनर्जी ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ खड़ी कर दी थी जिसके कारण हम दोनों की एक अच्छी एंडिंग नहीं हो पाई। ये बातें सुनने के बाद बे अपने मन में सोचता है कि आखिर ये वुमेन कौन है और इन्हें मेरे फादर के सिगरेट के बारे में पता है। तभी वो लड़की बे के पास जाते हुए बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है,
मैं कोई बुरी पर्सन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करने के लिए आई हूँ। और वैसे भी जब मेरे डिसेबल ने मुझे मैसेज करा कि तुम इंजर्ड हो, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, आखिर तुम कहाँ से इंजर्ड हो। एंड फिर वो बे को पकड़ रही होती है। बे बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मुझे ऐसे टच करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे तो मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। तभी बे उससे दूर हो जाता है। तभी गो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें देख के कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और मैं ध्यान नहीं दिया। फिर जो गो होती है वो बोलती है कि वैसे तुम्हारे जो फादर थे कैसे मरे, तुम्हें इस बारे में पता है। तभी भी ये बताता है कि मेरे फादर इसलिए मर गए क्योंकि उनके अंदर से जो डार्क एनर्जी निकल रही थी वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, और उसका ये बैकलैश था। ये बात सुनने के बाद जो गो होती है वो अपने मन में सोचती है कि डार्क एनर्जी, जैसा कि मैंने सोचा था। वे बोलते हैं कि हाँ, मेरे फादर जब अपनी डार्क एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो काफ़ी दिनों तक जी नहीं पाए और वो अनफॉर्चुनेटली मर गए। तभी गो बोलती है कि मैं तुम्हारे फादर से मिली थी और मैंने तुम्हारे फादर के लिए रिसर्च भी करी ताकि वो अपनी डार्क एनर्जी को सप्रेस कर सके, बट मैं इस काम में फेल्ड हो गई और मैं तुम्हारे फादर को नहीं बचा पाई। बट मैं नहीं चाहती कि उसका बेटा भी उसी चीज़ से मरे। बे बोलता है आखिर तुम मेरे फादर की लगती क्या थी। तभी ये बात सुनने के बाद गो बोलती है कि मेरा और तुम्हारे फादर का एक रिलेशनशिप था, तो तुम मुझे एक आंटी कह सकते हो। तभी ये बात सुनने के बाद भी अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरी कोई स्टेप मदर है क्या। तभी जो गो होती है वो बोलती है कि मैं एक ऐसी प्लेस को जानती हूँ, अगर हम उसकी एक चीज़ ले ले तो हम तुम्हारी डार्क एनर्जी सप्रेस कर सकते हैं, और वो सीक्रेट रिलम के अंदर है। बट ऑर्डिनरी पीपल वहाँ पर नहीं जा सकते, हमें अंडरवर्ल्ड की हेल्प चाहिए होगी। ये बात सुनने के बाद बे बोलता है कि क्या अंडरवर्ल्ड की हेल्प। तभी गो बताती है कि हाँ, हमारा जो तेनाई सेक्टर है वो अभी अंडरवर्ल्ड के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा है, अगर उनसे हमें परमिशन मिल गई तो हम सीक्रेट रिलम के अंदर जा सकते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, मैं जल्दी कोई इलाज ढूंढ लूंगी इस चीज़ के लिए भी। दूसरी तरफ जो बे होता है वो लॉर्ड जैंग को कॉल मिला देता है एंड वो बोलते हैं कि लॉर्ड जैंग, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, इसलिए आप मेरे यहाँ पर आ जाओ। तभी जो को होती है वो बोलती है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर एक धमाका उठता है और लॉर्ड जंग वहाँ पर आ जाता है। लॉर्ड जंग को देखने के बाद जो गो होती है वो बोलती है कि क्या सच में इस बंदे ने पनिशर ऑफ ईवल को बुला लिया है। और जो लॉर्ड जैंग होता है वो बोलता है कि बे, तुम्हें मेरी किस चीज़ की जरूरत पड़ गई थी। तभी वे बताता है कि लॉर्ड जैंग, मुझे आपकी जरूरत चाहिए क्योंकि मुझे एक अंडरवर्ल्ड में एक सीक्रेट रिलम में जाना है। ये बात सुनने के बाद लॉर्ड जैंग बोलता है कि कौन से सीक्रेट रिलम में। बे बोलता है कि वो तो आपको ये लड़की बताएगी। तभी जो गो होती है वो बताती है कि लॉर्ड जैंग, मैं लीडर हूँ तेनाई सेक्ट की, मेरा नाम गो है। लॉर्ड जोंग बोलता है कि हाँ, मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपका जो रिकॉर्ड है वो हमारे कोड में रजिस्टर है, आप कौन से सीक्रेट रिलम में जाना चाहते हो, जो कि बे बता रहा है। तभी जो गो होती है वो बताती है कि वो तेंजू सीक्रेट रिलम है जो कि लोंगही माउंटेन के अंदर है, यूनु स्टेट के अंदर। ये बात सुनने के बाद जो लॉर्ड जाओ होता है वो बोलता है कि आप उस सीक्रेट रिलम में जाना चाहते हो, बट उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक गोट्स है, अगर मैं बिना सोच समझे उसको खोल दूंगा तो बहुत ज़्यादा खतरा आ सकता है। तभी वो बोलता है कि ठीक है बे, मैं तुम्हारे लिए उसको खोल दूंगा, बट शर्त ये रहेगी सिर्फ वो 12 घंटे तक खुला रहेगा, क्योंकि जो उसके अंदर जो गोश्त है वो सूरज से डरते हैं। तो इस बात का हम फ़ायदा उठाकर उसको दिन में खोल सकते हैं ताकि कोई भी गोश्त बाहर आने की कोशिश ना करे। तभी बे बोलता है कि क्या सिर्फ मुझे इतना छोटा टाइम मिलने वाला है। तभी जो लॉर्ड जैंग होता है वो बोलता है कि हाँ, तुम्हें इतना टाइम मिलने वाला है, अब हम इतना ही कर सकते हैं। तभी वे बोलता है कोई बात नहीं, ये मुझ पे छोड़ दो। एंड जो गो होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये बंदा कौन है जो लॉर्ड जोंग के साथ इतने फ्रेंडली बात कर रहा है। तभी जो लॉर्ड जैंग होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर टेलीपोर्ट कर देता हूँ ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए। एंड हम लोग देखते हैं कि वो सीरियटलों के पास पहुँच जाते हैं, तीनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं वहाँ पर। लॉर्ड जैंग बोलता है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर इंट्रेंस है सीक्रेट रिलम का। बे बोलता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। लॉर्ड जैंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने अब तक वो खोला नहीं है। एंड वो चाबी को घुमाता है और उसके सामने इंटरेस्ट खुल जाती है। लॉर्ड जोंग बोलता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था उस बात को याद रखना, सिर्फ तुम्हारे पास 12 घंटे हैं और 12 घंटे के बाद मैं तुम्हारा वेट नहीं कर पाऊंगा और मुझे ये क्लोज करना पड़ेगा। तभी बे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपने प्रॉमिस पे रहूंगा। और जो गो होती है वो बोलती है कि तुम्हें ऐसे बिना सोच समझे कुछ भी वादे नहीं करने चाहिए, हमें नहीं पता कि जो फैंटम हब है उसको ढूंढने में हमें कितना टाइम लग जाएगा। बे बोलता है कि चिंता मत करो, अगर हम एक रात में से नहीं कर पाए तो हम अगली रात को आ जाएंगे। ये बात सुनने के बाद गो बोलती है कि जो अंडरवर्ल्ड है वो तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सीक्रेट रिलम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। तभी वे अंदर जाने लग जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जमीन को फाड़ते हुए कुछ गोश्त लॉर्ड बे को पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वो गोश्त होते हैं वो हमला करने के लिए बढ़ते हैं एंड वो बोलते हैं कि तुम्हारी यंग एनर्जी को हम ले लेंगे, जल्दी से मुझे थोड़ी सी अपनी यंग एनर्जी दे दो। तभी हम लोग देखते हैं कि जो गो होती है उसके ऊपर अटैक करती है एंड वो बोलती है कि बे, यहाँ पर बहुत सारी सोल्स है, हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड वे बहुत सारी सोल्स जमीन से फाटती हुई बाहर निकलने लग जाती है एंड वे चारों तरफ से गो और बे को पकड़ लेते हैं। बे बोलता है कि मास्टर गो, अब हमें क्या करना चाहिए।
तभी जो गो होती है वो बताती है कि ये सारे इवल स्पिरिट्स है, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कॉम्बैट एबिलिटीज़ में, बट इनके पास बहुत ज़्यादा नंबर है तो हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। ये बोलता है कि तो शायद हमारा गोल सिर्फ फैंटम हब को ही पाना होना चाहिए, तो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी एक गोस्ट गो के ऊपर हमला करता है, गो उसके अटैक से बचती है एंड वो बोलती है कि अभी के टाइम पर जो हमारी जो सांस लेने का तरीका है उसे हमें गोस्ट के तरीके में चेंज करना पड़ेगा। तभी जो मोस्ट होता है वो भी कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी यंग एनर्जी चाहिए, जल्दी से मुझे अपनी यंग एनर्जी दे दो। तभी गो बोलती है अगर तुम मेरी यंग एनर्जी को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो ये लो, तुम वैसे भी इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो, और उसे जमीन पे बिछाते हुए उसकी जो सोल होती है उसे लेने लग जाती है। तभी वो बोलती है कि ये इसकी स्पिरिट एसेंस है जो कि मैंने इसे कंज्यूम करी है, अगर इसे मैं अपनी बॉडी में डाल लेती हूँ तो जो मेरी ह्यूमन एनर्जी और मेरी यंग एनर्जी है वो छुप जाएगी और इन्हें पता नहीं चलेगा कि हम ह्यूमंस हैं, इन्हें लगेगा कि हम इनके साथी है। ये बात सुनने के बाद वे बोलता है कि आखिर मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, तो वो बताते हैं कि पूरा मेथड कि वो कैसे कर सकता है। एंड फिर बे ऐसा ही करता है एंड वो सीधा हमला करने के लिए जाता है और एक मोस्टर नीचे डालते हुए बोलता है कि जैसा कि गो मास्टर ने बोला था, एंड वो उसकी स्पीड को निकाल लेता है एंड वो बोलता है कि अब मुझे सब ऑब्जर्व करना है। तभी जो गोस्ट उस पर अटैक कर रहे होते हैं वो एकदम रुक जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि इनके अंदर से अभी यंग एनर्जी नहीं आ रही, आखिर वो कहाँ चले गए। तभी गो बोलते हैं कि हमने वो चीज़ कर दी है, लगता है अभी ये हमारी यंग एनर्जी से हमें ट्रैक नहीं कर पाएंगे, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड वे दोनों आगे तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ पर वो एक सिटी के पास पहुँचते हैं जहाँ के गार्ड बोल रहे होते हैं कि सभी लोग लाइन में लग जाओ, आज के सिर्फ 50 स्पॉट हैं और तुम यामा सिटी के अंदर जा सकते हो और जिसकी ज़्यादा बिड होगी वो अंदर जा पाएगा। ये सब कुछ देखने के बाद बे बोलता है कि मास्टर को आपने तो कहा था कि ये एक एशियंट बैटलफील्ड है, तो आखिर यहाँ पर सिटी कैसे हो सकती है। तभी बे की ये बात सुनने के बाद गो बोलती है वेल मुझे इसके बारे में खुद भी नहीं पता है, क्योंकि इसको खोले हुए 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, शायद इसके अंदर एक नया ऑर्डर और कुछ चेंजेस आ चुके हैं, और वैसे भी यहाँ पर लोग हैं चाहे वो गोश्त की फॉर्म में क्यों ना हो वो सोसाइटी तो बना ही सकते हैं। तभी एक गार्ड को पता चल जाता है कि यहाँ पर बे और गोन है, वो उसके पास जाता है और वो बोलता है कि तुम दोनों कौन हो, जल्दी से लाइन में लग जाओ, तुम जो ऑर्डर है उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और वैसे अगर तुम इस सिटी में ज्वाइन नहीं करना चाहते तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम यहाँ पर भीड़ मत करो। तभी बे बोलता है कि क्या इस प्लेस को यामा सिटी कहते हैं। तभी गार्ड बोलता है कि हाँ इस प्लेस को यामा सिटी कहते हैं और यहाँ पर हमारे 18 किंग रहते हैं और वो यहाँ के कमांडर भी हैं, और इस सिटी को बनाया गया है 18 किंग ने जिनका नाम यामा है, और उनके नाम से यहाँ पर एक यामा हॉल भी है। तभी वो बोलता है कि एक मिनट रुको, इस बारे में सबको पता है, क्या तुम यहाँ पर नहीं हो, बट जो सीक्रेट रिलम है वो 200 साल से सील्ड है और तुम एक नए वाइल्ड गोस्ट तो हो नहीं सकते, तो तुम कौन हो जल्दी से मुझे बताओ। तभी ये सब कुछ सुनने के बाद वे बोलता है कि मास्टर को लगता है हम डिस्कवर हो चुके हैं और इन्हें हमारे बारे में पता चल चुका है। गो बोलती है कि हाँ अब पता चल चुका है तो चलो इस पर फाइट करते हैं। एंड वे दोनों अपने अटैक को रेडी करते हुए बोलते हैं कि चलो एक बार इस घोस्ट को पकड़ते हैं, तभी हम इससे फैंटम हब के बारे में जान सकते हैं, और उसे कोने में लेकर जाने के बाद बहुत तरीके से मारने लग जाते हैं और घोस्ट भी चलाते हुए बोलता है प्लीज मुझे मत मारो। तभी बे उसे डराते हुए बोलता है कि जल्दी से बताओ ये फैंटम हब कहाँ है, और गो पीछे से बोलती है कि अगर तुम ऐसा नहीं बताओगे देख लिया तुम्हारे साथ क्या करूंगी मैं। तभी वो गार्ड डरते हुए बोलता है कि फैंटम हब के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना है। तभी गो बोलती है कि अगर तुम इसके बारे में नहीं बता रहे हो इसका मतलब तुम हमारे काम के नहीं हो, इसलिए हमें तुम्हें ख़त्म कर देना चाहिए। ये बात सुनने के बाद गार्ड बोलता है कि अगर आप यामा टावर के अंदर जाओ तो शायद आपको सामान मिल सकता है। ये बात सुनने के बाद गो बोलते हैं कि आखिर ये यामा टावर क्या है। तभी गार्ड बताता है कि यामा टावर एक ऐसा पैलेस है जिसके अंदर 18 किंग रहता है, जिसके अंदर सारे ट्रेजर्स है जो भी सीक्रेट रियलम के हैं, एंड 18 फ्लोर्स पे बहुत सारे गार्ड और किंग भी मिलेंगे जिनसे तुम्हें फाइट करते हुए उस ट्रेजर तक जाना पड़ेगा। बट अभी के टाइम पर जो करंट किंग है उन्होंने एक यामा टावर बनाया है, अगर तुम वहाँ पर जीत जाते हो तो तुम वहाँ पर जा सकते हो, और आध घंटे के बाद जो गार्ड होता है उसे वहाँ पर लेकर चला जाता है। बे बोलता है कि तो मास्टर गो ये है यामा टावर, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड फिर जो बे होता है वो बोलता है चलो इसके अंदर चलते हैं देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तभी जो गो होती है वो बोलती है रुक जाओ, और हम लोग देखते हैं कि बे के सामने एक मास्टर आ जाता है एंड वो बोलता है कि तुम यामा टावर में बिना परमिशन घुस रहे हो, ऐसा करके वो डरा रहा हो। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बे उसके सामने सॉरी बोलता है एंड वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं अपना टोकन लाना भूल गया, क्या तुम मुझे अभी जाने दे सकते हो। एंड वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे ने मुझे बताया नहीं कि यहाँ पर टोकन भी लगता है, मैं तो बुरी तरह फंस चुका हूँ। तभी बे बोलता है कि क्या हम बिना टोकन के अंदर नहीं जा सकते क्या। एंड तभी जो गो होती है वो उस गार्ड के गले पे तलवार लगाती है एंड वो बोलती है कि तुमने तो हमें इस टोकन इशू के बारे में बताया नहीं था, क्या तुम हमसे सिगरेट रखना चाहते हो, लगता है तुम हमें फंसाना चाहते हो, वक्त आ चुका है शायद तुम्हें मारने का। तभी ये बात सुनने के बाद वो गार्ड बोलते हैं एक मिनट रुको, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, वैसे अगर तुम इस टोकन को जाना चाहते हो तो ये प्रिंसेस जैंग के पास पा जाएगा एंड तुम्हारे स्किल के इस्तेमाल से तुम आसानी से चोरी कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद बे बोलते हैं कि आखिर ये प्रिंसेस जैंग कौन है। तभी जो गार्ड होता है वो बताता है कि प्रिंसेस जैंग डॉटर है यामा की, और वो गार्ड भी 18 फ्लोर की, और उसके पास जो टोकन है उसका इस्तेमाल करते हुए तुम एक बंदे ने बहुत सारे बंदों को
इस टावर के अंदर लेके जा सकते और वो रेगुलर टोकन से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये बात सुनने के बाद बे बोलते हैं कि लो काम और बढ़ चुका है, बट अब हम क्या कर सकते हैं, मैं प्रिंसेस जैंग के पास जा रहा हूँ ताकि मैं उस टोकन को पा सकूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं प्रिंसेस जैंग को जो कि सो रही होती है। तभी बे उसको देखने के बाद बोलता है कि ये तो भी सो रही है तो अच्छी बात है। एंड फिर बे बोलता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ और वहाँ पर जाकर मैं वो टोकन को लाने की कोशिश करता हूँ। एंड बे उस कमरे में घुस जाता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा जाकर प्रिंसेस जैंग के ऊपर गिरने वाला था। तभी अपने मन में बोलता है कि मुझे रुकना पड़ेगा। एंड वो एकदम लास्ट मोमेंट पे रुक जाता है। एंड वो बोलता है कि हाँ बच गया, चलो अच्छी बात है। फिर वो आसपास ढूंढता है कि आखिर टोकन कहाँ है। तभी उसे दिखता है कि जो टोकन होता है वो प्रिंसेस जैंग के नीचे होता है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। फिर वो बोलता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जो प्रिंसेस जैंग होती है वो सपने में कुछ खाने की चीज़ खा रही होती है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि जो बे का हाथ है वो भी खाना है। एंड बे के हाथ वो काट देती है, इसकी वजह से बे चिल्ला पड़ता है। और चीख सुनने के बाद जो प्रिंसेस जैंग होती है वो खड़ी हो जाती है। एंड वो बोलती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तभी बे बोलता है कि तुमने तो मेरे हाथ को बहुत ज़्यादा दर्द कर दिया, आखिर ये तुमने जानबूझ के करा है ना। तभी प्रिंसेस जैंग बोलती है कि तुम मेरे कमरे में कैसे घुस गए, तुम क्या मरना चाहते हो। एंड वो स्वord के साथ बे के ऊपर हमला करती है। बे बोलता है कि ये छोटी मोटी ट्रिक्स मुझे काम नहीं करेंगी। एंड वो सीधा जाकर प्रिंसेस जैंग को पकड़ लेता है। एंड वो बोलता है कि अब मुझे शायद यही करना पड़ेगा। तभी जो बे होता है वो प्रिंसेस जैंग के ऊपर होता है। प्रिंसेस जैंग बोलती है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। तभी बे बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, पर वो आगे कुछ बोल पाता। प्रिंसेस जैंग उसके छोटे भाई पे लात मारती है, बट हम लोग देखते हैं कि जो बे होता है वो बच जाता है। एंड बे बोलता है कि तुम्हें तो मुझे बहुत ज्यादा कमजोर समझ लिया। एंड वो टोकन को उठाकर वहां से जाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से प्रिंसेस जैंग बोलती है कि चोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जैसी प्रिंसेस के ऊपर हमला करने की, लगता है मुझे तुम्हारा सर उड़ाना ही पड़ेगा। तभी बे उसके अटैक से बचता है। एंड वो अपने मन में बोलता है कि वो मैं तो सच में मुझे मारना चाहती है, अब मुझे शायद प्लान को बदलना चाहिए। एंड वो अपने चाबू को लाकर प्रिंसेस जैंग को पकड़ लेता है। तभी प्रिंसेस जैंग बोलते है कि चोर मुझे छोड़ दो। तभी बे उसके पास आते हुए बोलता है कि अपने औकात में रहो, मैं यहाँ पर तुमसे कोई भी फायदा उठाने के लिए नहीं आया हूँ। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस जैंग बोलते हैं आखिर तुम कौन और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तभी बे बोलता है कि मेरा कोई भी अलग इंटेंशन नहीं था, बस मैं तुम्हारे टोकन को थोड़ी देर के लिए बोरो करने के लिए आया हूँ। अगर तुम मेरे लिए गड़बड़ खड़ी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं करूंगा। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस जैंग बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर सिर्फ टोकन लेने के लिए आए थे, क्या तुम हमारे यामा टावर में जाना चाहते हो। तभी भी बोलता है कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, शायद तुम्हें मेरा प्लान पता चल चुका है और अब शायद मुझे अपने प्लान को बदलना पड़ेगा और तुम्हें अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। तभी वह सुनने के बाद प्रिंसेस जैंग बोलती है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ भी हर्ट मत करना और मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें यामा टावर के अंदर लेके जा सकती हूँ। अगर मेरी आइडेंटिटी तुम्हारे साथ होगी तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात सुनने के बाद बे बोलते हैं कि क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो। प्रिंसेस जैंग रोते हुए बोलती है कि हाँ मैं यामा टावर के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं तुम्हें गार्ड भी कर सकती हूँ। तभी बे बोलता है कि शायद फिर हमें प्रिंसेस को एक होस्टेस बना देना चाहिए। एंड वो उसे गोदी में उठाते हुए बोलता है कि बट मेरे लिए कोई भी गड़बड़ मत करना, वरना देख लेना तुम्हारी जान तुम्हारे हाथ से निकल सकती है। प्रिंसेस जैंग बोलते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। बाहर की तरफ हम गो को देखते हैं। एंड वो बोलती है कि काफ़ी देर हो चुकी है पर बे वापस नहीं आया है, क्या वहाँ पर गड़बड़ तो नहीं होगी। तभी हम लोग देखते हैं कि गार्ड वहाँ से भागने की कोशिश करता है। एंड वो बोलता है कि प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, कोई यहाँ टावर के अंदर घुसना चाहता है, प्लीज़ हेल्प करो। तभी ये सब कुछ देखने के बाद गो बोलते शायद तुम मरना चाहते हो। एंड फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उस गार्ड को मार डालती है स्वॉर्ड से। तभी पीछे से बे भी आ जाता है। एंड वो बोलता है कि मास्टर को आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी गो बोलती है कि कुछ नहीं, ये गोस्ट सोल्जर हमें बिट्रे करने की कोशिश कर रहा था इसलिए हमने इसे मार दिया। ये बात सुनने के बाद बे बोलता अच्छा ऐसी बात है। फिर वो बताता है कि ये प्रिंसेस जैंग है। मास्टर को बोलती है कि अगर तुम इसे क्यों लेके आ गए। बे बताता है कि ये हमारी मदद कर सकती है अंदर जाने के लिए। गो बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है तो हमें अंदर चलना चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि यामा टावर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। गार्ड बोलते हैं कि प्रिंसेस जैंग आप यहाँ पर क्या कर रही हो। प्रिंसेस जैंग बोलती है कि मैं अपने फादर को देखना चाहती हूँ, गेट को खोल लो। ये बात सुनने के बाद वे गार्ड गेट खोल देते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद भी अपने मन में सोचता है कि जो प्रिंसेस का स्टेटस है वो तो बहुत ज़्यादा काम का है, इसने तो हमारा टोकन भी चेक नहीं करा। और हम लोग देखते हैं कि अंदर बहुत सारे गोश्त बंदे होते हैं और वो अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। बे बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि यामा टावर इतना ज़्यादा डिफरेंट होगा बाहर की जगह से, जैसा मैंने सोचा था उससे तो बहुत ज़्यादा ही अलग है। तभी गो बोलती है कि लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए गए हैं इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। तभी पीछे जैंग होती है, वो बोलती है तुम तो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस हो जो तुम यहाँ पर आ गए, शायद तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। और हम लोग देखते हैं कि वो बिट्रे करके मास्टर गो और बे को कैद कर लेती है। ये देखने के बाद बे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। प्रिंसेस जैंग बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा डम हो, तुम यामा टावर के अंदर आ गए जो कि मेरे फादर का डोमेन है और मेरे फादर के डोमेन के अंदर तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हैरास कर सकते हो। लू योंग जल्दी से आओ, मैं तुम्हारे लिए दो बंदों को लेके आई हूँ यामा टावर के अंदर और ये दोनों तुम्हारे हैं।
ये बात सुनने के बाद एक गोस्ट आता है जिसका नाम लू होता है, जो कि प्रिंसेस गोंग ने यहाँ पर बुलाया है। और ये फर्स्ट लेवल का यामा है। वो बोलता है कि प्रिंसेस तुम्हारा शुक्रिया, मैं काफ़ी टाइम से ब्लड को नहीं देखा था, सच में ये तो मेरे लिए गिफ्ट की तरह होगा, अब इन्हें मैं ग्लैडली एक्सेप्ट करता हूँ। एंड फिर वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए जो पिंजरा होता है उसके अंदर बहुत सारे कांटे ला देता है और वो मास्टर गो और बे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब ये सब कुछ देखने के बाद गो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। एंड वो अपना एक बैरियर बना लेती है एंड वो बोलती है कि ब्रेक, और वो उस पिंजरे को तोड़ देती है। बे बोलता है कि मैं इस गोश्त से लड़ता हूँ। तभी गो बोलती है कि पीछे से अपना ध्यान रखना, ये गोश्त का जो ओरा है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और जो ये गोश्त अभी उस डोमेन के अंदर भी है तो और भी ज़्यादा ताकतवर होगा। तभी ये बात सुनने के बाद कि बे यहाँ पर लड़ने के लिए आ रहा है, लू बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो जो मेरे पास आ गए, बट ये तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी, जो मुझसे अटैक करने के लिए तुम तो मारे जाओगे। और जो बे होता है वो सीधा हमला कर देता है लू के ऊपर, बट हम लोग देखते हैं कि लू तो एक चलावा होता है। ये देखने के बाद बे बोलता है कि वो एक आफ्टर इमेज थी मास्टर को संभल के, बट हम लोग देखते हैं कि जो लू होता है वो बे के ऊपर हमला कर देता है। एंड वो बोलता है कि तुमने काफ़ी देर में रियलाइज़ करा कि मैं एक छलावा था। एंड उसके ऊपर वो बाला मारने वाला होता है।